अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सर हम लोग लाइव हैं, आप स्टार्ट करें फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हम अब कासिम आज क्या करेंगे कवर? सर आज हम फाइल हैंडलिंग भी करने वाले हैं और एरर हैंडलिंग जो है उसे यानी आगे हमें एंड करना है, अपने एरर्स वगैरह बनाना सीखने हैं। फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जैसा हमारा रह जाएगा तो नेक्स्ट हाँ 2 क्लासेस में 3 क्लासेस में हो जाएगा। हाँ, नहीं फिर वो पांडाज भी तो करना है। पांडा से नंबर आई जी। ओके। तो इंशाल्लाह हमारा कोशिश है कि मैं फ्राइडे को तो निकल जाऊंगा, तो मैं फ्राइडे की क्लास में ऑफ एंड ऑन ही आ सकूंगा। कोशिश करूंगा कहीं से भी आ जाऊं, मगर आप फ्राइडे कंटिन्यू कीजिएगा। फ्राइडे सैटरडे संडे मैंने जाके लैंग चेन पे काफ़ी तैयारी की है, तो वो मैं पढ़ा लूंगा। आपके लेवल पे तो नहीं, मगर थोड़ा मोटा कोशिश कर ली है। नहीं सर, माशाल्लाह तो बहुत अच्छा पढ़ाएंगे आप। आज कोशिश करूंगा। तो अ, 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 अब ये है कि हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में भी टाइम लगेगा और पांडाज में भी टाइम लगेगा। तो हमारा टारगेट है, देखते हैं, अभी कुछ हार्ड एंड सॉफ्ट, मतलब कोई हार्ड टारगेट नहीं है कि ये क्लासें चलती रहेंगी जब तक ये सब कुछ खत्म नहीं होता। जब ऑन साइट क्लासें भी शुरू हो जाएंगी ना, फिर भी ये चलती रहेंगी। तो मेरा अपना ख्याल है कि अल्लाह करेगा तो इस हफ्ते खत्म हो जाएगा। देखते हैं, हो देखते हैं, जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। देखते हैं। तो हमारी अभी तक कितनी क्लासेस हुई हैं कासिम? 11 हुई हैं। 11 हो गई है सर। आज 12वीं क्लास है। तो आइडिया ये है कि 15वीं 16वीं 17वीं तक खत्म हो जाए। देखते हैं, अभी एग्जैक्टली टारगेट नहीं बता सकते। और ये जो क्लासें ना, ये बहुत ज्यादा कासिम इम्पोर्टेंट है। आपकी जान तो लगी है, मगर ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर हमने जनरेटिव एआई में जाना है और अपने तरीके से जाना है, वो क्या तरीका है? बेस्ट ऑफ द बेस्ट। तो ये क्लासें, अभी यही क्लासें गवर्नर हाउस में भी इस्तेमाल होंगी। यही क्लासें अगले, मेरा ये ख्याल है कि हमने 3.12 तक पाइथन अपडेट की है और पांडास तो करेंगे लेटेस्ट। तो ये 3-4 साल तक क्लास इस्तेमाल होती रहेगी, इनशाला, इनशाला। बिल्कुल। और अगर सर यानी जो भी न्यू फीचर्स वगैरह आते रहेंगे हम उसकी छोटी छोटी वीडियो लाइक 10 मिनट की 30 मिनट की इस तरह के हाँ हाँ, टॉपिक को अपडेट भी हम करते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मगर ये वाली क्लास जो है ना, हमें अब ऑन साइट कभी नहीं पढ़ाई जाएगी पाइथन। परफेक्ट। ये ऑन साइट रिकॉर्डिंग इस्तेमाल होगी। और क्या कहते हैं, गवर्नर के प्रोग्राम में भी, और क्या पता किस किस के प्रोग्राम हो। अभी कुछ भी नहीं कह सकते, ये सब अल्लाह के हाथ में। हम तो अपनी बेस्ट कोशिश करते हैं। मुख्तलिफ लोगों से हम मिल भी रहे हैं और कोशिश भी कर रहे हैं। चले कासिम भाई, शुरू करें। बिल्कुल हम्म। सर, ऐसा ही तो हम स्टार्ट करते हैं फिर। ओके, तो मैं आ जाता हूँ सबसे पहले। हमारी रेपो तो है। ओके। इसी तरह मेरे पास स्क्वाड। मैं सोच रहा हूँ सर क्लास 11 में ही काम करें, फिर आगे का जो काम हो उसको उठा के वहाँ पे हम असल में ड्रॉप कर बाद दें। में कासिम ना, बाद में 12 में करें, ताकि वो बाद में ना लोगों को तकलीफ होती है ट्रैक करने में। बिल्कुल सर, ऐसा ही है, सही। क्योंकि अभी तो आसान है। आज से 6 महीने 1 साल बाद लोगों को समझ में नहीं आएगा कि ये क्लास 12 थी या क्या था।
इसकी एक्सटेंशन में IPYNB। ओके। अच्छा, कल की क्लास में हमने देखा कि एरर्स जो होते हैं वो मुख्तलिफ टाइप के होते हैं जो कि आपकी यूजर की गलती की वजह से कभी भी जनरेट हो जाते हैं। तो वो एरर कौन कौन से थे? आपने देखा कि कोई यूजर अगर जीरो से किसी भी नंबर को डिवाइड करवा दे, एरर जनरेट हो जाता है। कोई इंटीजर के साथ टैक्स के साथ कॉन्केटिनेशन करे तो एरर जनरेट हो जाता है। कोई फाइल आपकी पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर मौजूद नहीं है, उसका नाम डाल के उसको एक्सेस करने की या ओपन करने की कोशिश करे तो एरर जनरेट हो जाता है। इंडेक्स नंबर आप गलत डाल दें तो एरर जनरेट हो जाता है। आप लिस्ट के साथ कोई भी दूसरा ऐसा ऑपरेटर जो कि उसके साथ काम नहीं कर सकता वो लगा दें तो एरर जनरेट हो जाता है। ये सारे एरर जनरेट होते हैं, लेकिन इन एरर जनरेट होने की वजह से हमारी एप्लीकेशन क्रैश हो सकती है। तो हमने यहाँ पे देखा कि भाई जीरो डिवीजन एरर आपने जनरेट करवाया है, आपने इसी तरह इंडेक्स एरर जनरेट करवाया, इसी तरह आपने टपल को अपडेट करने की कोशिश की, आपने टैक्स के साथ इंटीजर को जोड़ने की कोशिश करी, और इसी तरह आपने डिक्शनरी के अंदर ऐसी की जो मौजूद नहीं है उसे अपडेट करने की कोशिश की। तो यहाँ पे मुख्तलिफ एरर जनरेट हो रहे हैं। कोई फाइल हमारे पास है ही नहीं, आप उसको ओपन करने की कोशिश करते हैं तो एरर जनरेट होता है। एरर हैंडलिंग का तरीका क्या है और असल में हम चाह क्या रहे हैं? आप यहाँ पे देखें कि आपकी लॉजिक नंबर 1 2 और लॉजिक नंबर 3 के अंदर आपका एरर आता है, लेकिन लॉजिक नंबर 4 आपकी नहीं चलती। तो अब इससे किस तरह बचा जाए कि आपका कोड ब्रेक ना हो? तो दोस्तों, इसके लिए फिर हम एरर हैंडलिंग या कंट्रोल ब्लॉक का इस्तेमाल करते हैं, और पाइथन के अंदर एरर रन टाइम एरर को हैंडल करने के लिए ट्राई कैच आपको दिया जाता है। अच्छा, नॉर्मली अच्छा यानी सिस्टम वो होता है जिसके अंदर मैक्सिमम हर तरह के एरर हैंडलिंग आपने की हुई हो। ये ट्राई और कैच जो ये आखिरी हद होती है कि अगर आपसे नहीं चल रहा और यूजर किसी भी वजह से गलत इनपुट डाल सकता है तो उस जगह पे आप ट्राई कैच को इस्तेमाल करेंगे। लेकिन आपकी पहली तरजीह ये होगी कि मैक्सिमम आपके जितने भी यूज केस हैं उसको चाहे तो इफ एल्स या जो भी आपके लॉजिकल प्रोग्राम है उससे कंट्रोल किया जाए। असल में ट्राई कैच में ये कहूंगा कि अपने गुनाहों पे पर्दा डालना। तो आपने किसी के यूज केस के ऊपर यानी काम नहीं किया और वो रन टाइम के ऊपर यूजर वो केस यानी परफॉर्म करता है, उसकी वजह से एरर जनरेट हो जाता है। तो मैक्स यानी आपकी कोशिश होना चाहिए थी कि आपने बहुत अच्छा प्रोग्राम लिखा होता, हर तरह के यूज केस से गुजारा होता, तो आप उसको भी हैंडल कर सकते थे। लेकिन अब आपने हर मुमकिन कोशिश कर ली, आप चाह रहे हो कि आपकी एप्लीकेशन ब्रेक ना हो। अगर एरर आता है तो हम बैकएंड के ऊपर लॉग्स जनरेट करवाते हैं, और वो जो लॉग्स होते हैं वो हम अपनी डेटाबेस में सेव करवा रहे थे। ऐसा कोई भी एरर हमारे पास आता है तो हम अपने पास लॉग में सेव करवा लेते हैं, और नेक्स्ट आइटरेशन के अंदर उन बग्स को, उन एरर्स को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, अब जैसे हमें पता है कि जीरो डिवीजन एरर, तो अगर मैं इस लाइन के ऊपर आता हूं तो आप देखते हैं लाइन नंबर 3 के ऊपर आके आपका इंटरप्रेटर रुक जाता है। आप चाह रहे हैं कि आपका इंटरप्रेटर ना रुके यूजर की गलती की वजह से, तो हमारे पास कंट्रोल ब्लॉक है ट्राई। ट्राई के अंदर आप वो लॉजिक लिखेंगे जिसमें एरर आने का अंदेशा है, आपको खदशा है कि ये कोड जब चलेगा तो रन टाइम पे यूजर कोई ऐसा इनपुट डाल सकता है जिसपे एरर आ सकता है, तो आप उसे ट्राई के ब्लॉक पे लिखें। उसके बाद जो भी एरर जनरेट होता है उसकी क्लास होती है, उस क्लास का नाम कॉपी करके आप एक्सेप्ट के आगे लिख सकते हैं, तो आप पर्टिकुलर उस क्लास को हैंडल कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि आपने जीरो डिवीजन एरर के साथ जब इसको हैंडल किया, तो अब जब आप जीरो से डिवाइड करते हैं तो आप देख सकते हैं कि दोस्तों एरर जनरेट नहीं हुआ। उसके अगेंस्ट अगर आप कोई मैसेज डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं तो ये कर सकते हैं, और बिल्कुल खामोशी से यूजर को कुछ बताना ही नहीं चाह रहे कि कुछ हुआ या कुछ नहीं हुआ, तो उस सूरत के अंदर आप पास कर सकते हैं। यूजर को कुछ भी नहीं पता चलता, एरर भी आता है और हम यूजर को साइलेंसली वहां से गुजार देते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास लिस्ट, आपके पास कोई ऐसा वेरिएबल है जो मौजूद नहीं है तो उस पर अनडिफाइंड एरर आ सकता है। तो बेशुमार चीजें। अब दोस्तों, इसका चलने का तरीका हमें अच्छी तरह याद होना चाहिए कि जब भी एरर आएगा आपके ब्लॉक के अंदर, तो दोस्तों होगा क्या
कि अगर लाइन नंबर 7 पे एरर आ गया तो ट्राई के ब्लॉक से कर्सर निकल के डायरेक्टली एक्सेप्ट के ब्लॉक में चले जाता है और इससे हमेशा आगे की तरफ ही मूव होगा। इट्स मीन अगर लाइन नंबर ट्राई के ब्लॉक के अंदर कुछ और भी एरर्स होते तो उनको हैंडल, बल्कि उन कोड को वो चलाता ही नहीं है, तो हैंडलिंग तो बात की कहानी है। तो ये भी आपकी प्रॉब्लम है। अगर आप चाह रहे हैं कि इंडिविजुअल जो भी आपकी लॉजिक है, लाइक जीरो डिवीजन एरर्स, इसी तरह प्रिंट, आपके इंडेक्स एरर और अनडिफाइंड एरर, तो इस तरह आपके 3-4 आपकी लॉजिक हैं जिनमें एरर्स आ सकते हैं, तो उसका बेस्ट वे क्या होगा? तो उसका बेस्ट वे हम देखने के लिए हमने देखा कि भाई तीनों में से कोई भी एरर्स आ जाए तो आप ये डिस्प्ले करवा दें। लेकिन फिर यहाँ पे भी वही प्रॉब्लम है कि अगर पहली लाइन में एरर आ गया ट्राई के ब्लॉक में, तो उसके बाद उसके नीचे ट्राई के ब्लॉक में जितनी चीजें लिखी हैं उनको नहीं देखेगा और यहाँ पे देखेगा जो एरर जनरेट हुआ, उसके बाद वो आगे चलना शुरू कर देगा। यहाँ पे मल्टीपल आप हैंडल तो कर रहे हो, लेकिन मल्टीपल का मतलब क्या है कि इनमें से कोई भी एक एरर आ जाए तो आप एक्सेप्ट का ब्लॉक चला देंगे। तो यहाँ पे वो काम नहीं हुआ कि इंडिविजुअल सारे के सारे हैंडल हो। अच्छा, अब मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ इस लास्ट एग्जाम्पल को, और फिर हम इसको आगे क्लास नंबर 12 के अंदर कंटिन्यू करते हैं। अच्छा दोस्तों, तो अब हम क्या करें, ये तो आपकी पुरानी यानी क्लास की लॉजिक हमने यहाँ पे लिख दी। इस लॉजिक के अंदर हम कंट्रोलिंग ये चाह रहे हैं दोस्तों। अच्छा, मैं इसको सिलेक्ट भी कर लूँ। ओके, तो अब इस ब्लॉक के अंदर हम कंट्रोलिंग ये चाह रहे हैं कि अगर किसी भी टाइप का एरर आए तो आप क्या उसको इंडिविजुअल हैंडल कर सकते हैं। अच्छा, मल्टीपल एक्सेप्ट क्या लगाए जा सकते हैं, तो ये हम जरा कोशिश करते हैं चलता है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आपने कहा कि ट्राई के अंदर जो भी आपकी लॉजिक है, अगर जीरो डिवीजन एरर आता है तो आप क्या करो दोस्तों, यहाँ पे कह दो जीरो डिवीजन एरर। एक और एक्सेप्ट लगाता हूं और उसके अंदर मैं कहता हूं, अच्छा दूसरे एरर्स के जो नाम है कंट्रोल जी, दूसरे वाले एरर इंडेक्स एरर, ये क्लासेस के नाम है। तो यहाँ पे आपने उस क्लास का नाम लिख के कॉलन लिख के उसके अंदर इंडेक्स एरर। अच्छा, ये हम ट्राई कर रहे हैं प्रैक्टिकल, लेट्स सी चलता है या नहीं। अदरवाइज फिर फाइनल क्या तरीका होगा कि हर चेन के लिए आपको अलग ट्राई एक्सेप्ट के ब्लॉक लिखना चाहिए। इसी तरह आपका नेम एरर आता है तो आपने क्या करना है, ठीक है, नेम नॉट डिफाइंड। अच्छा, फिर उसके बाद इसी तरह आप यहाँ पे डायनामिक एक्सेप्ट भी लिख सकते हैं। पता नहीं कौन स्टूडेंट सर कॉल कर रहा है, अल्लाह खैर। ओके, तो यहाँ पे आपने देखा कि भाई ट्राई एक्सेप्ट ये सारी की सारी चीजें आपने यहाँ पे लिखी और ये यहाँ पे प्रिंट हो। अब लेट्स सी, मैं सबसे पहले जीरो डिवीजन वाला एरर जनरेट करवाता हूँ। तो यहाँ पे जीरो डिवीजन वाला एरर तो जनरेट हुआ, लेकिन अब मैं क्या करता हूँ, इसको सही कर देते हैं, इसको 2 से डिवाइड किया। इट्स मीन एरर जो होगा अब वो सेकंड लाइन में आएगा। तो सेकंड लाइन वाले एरर को अगर हम चलाएं, नेम नॉट डिफाइंड, परफेक्ट। तो आप देख रहे हैं कि नेम नॉट डिफाइंड वाला एरर क्यों आया, क्योंकि जीरो इंडेक्स पे तो वैल्यू होती ना, लास्ट वाले पे एरर आया, बिल्कुल परफेक्ट है। आपके L1 के अंदर तो वैल्यूज थी। तो आप देख रहे हैं डायनामिकली आपने मल्टीपल एरर्स इसके अंदर लिखे, इनमें से कोई भी एक एरर आ जाए तो आप पर्टिकुलर मैसेज डिस्प्ले करवा सकते हैं इंडिविजुअल क्लास के लिए कि जीरो डिवीजन आए तो आपको कौन सी डेटाबेस में डालना है, इंडेक्स एरर आए तो बैकएंड के ऊपर कौन सी डेटाबेस में डालना है या क्या लॉजिक चलानी, नेम एरर आए तो आपको क्या लॉजिक चलानी है। तो पाइथन आपको ये खासियत देता है, ठीक है। क्या सर ये दूसरी लैंग्वेजेस में इस तरह होता है कि मल्टीपल यानी एरर्स आपने ट्राई के ब्लॉक में लिखे और उनके एरर्स जो हैं वो इंडिविजुअल उनके ऊपर काम हो सके? जी सर, आप इस पर कुछ फीडबैक देना चाहेंगे? असल में ये जावा में भी वहां पे ट्राई कैच होता था, मैं हमेशा कैच करता हूँ। सर मेरे साथ भी ये होता, मुझे भी कैच ही याद होता है, लेकिन वो एक्सेप्ट पे याद आ जाता कि पाइथन में। अच्छा, और शुरू में तो मुझे जरा बेवकूफ से आदमी में तो यही समझ में नहीं आता था कि ये एक्सेप्ट का मतलब क्या है भाई।
तो अब समझ में आया कि एक्सेप्शन का ये शॉर्ट फॉर्म है। और इसमें ये मल्टीपल होते हैं, तो ये एग्जैक्टली जावा वाला ही है, सिवाय एक चीज फर्क है, जिस उसमें भी फाइनली भी होता था, सब कुछ होता था, मगर सिवाय इसके कि इसमें एक एडिशनल चीज है जो एल्स वाली चीज है, जो आप अभी समझाएंगे। बिल्कुल सर। ओके, अच्छा उसमें भी सर यानी मल्टीपल यानी एरर्स जो हैं उसके अंदर एक्सेप्ट के मल्टीपल ब्लॉक हो सकते हैं, यानी कैच एक्सेप्ट, इसमें क्या होता है ट्राई कैच। ओके, तो मींस दूसरी लैंग्वेजेस के अंदर भी ये फीचर्स मौजूद हैं कि भाई मल्टीपल, एक ब्लॉक के अंदर मल्टीपल लॉजिक्स आपने लिख दी जिनमें एरर्स आ सकते हैं, और हर एरर की क्लास को इंडिविजुअल आपने मुख्तलिफ एक्सेप्ट के साथ हैंडल कर लिया। ठीक है, तो ये पाइथन के अंदर ये खासियत है, बाकी दूसरी लैंग्वेजेस में भी है। तो अब क्या करें दोस्तों, ट्राई कैच, और फिर इसी तरह मैं चाह रहा हूं कि यार इसके अलावा कोई भी एरर आ जाए, क्योंकि मैंने तो 3 एरर हैंडल किए ना, जीरो डिवीजन, इंडेक्स और नेम नॉट डिफाइंड। तो इसके अलावा अगर कोई और एरर आ जाए तो क्या करें, तो उसके लिए ये होगा कि दोस्तों आप एक और एक्सेप्ट लगाएं और उसको खाली छोड़ दें, फिल वर्क। तो आप अगर इसको खाली छोड़ते हैं, इसका मतलब है डायनामिक, इसके अलावा कोई भी एरर हो, अगर आप एक्सेप्ट के आगे कोई टाइप नहीं लिखते तो इसका मतलब होता है दोस्तों कोई भी एरर। तो अगर कोई भी एरर हो, वो कोई सी भी क्लास हो किसी भी टाइप की, तो उसके अगेंस्ट ठीक है, तो आपके पास ये मैसेज क्या होगा दोस्तों, डिस्प्ले हो जाएगा। तो अगर आप देखें नेम एरर था, मैं क्या करता हूं, कोई टपल के ऊपर अपडेट करूं या फिर ओके एक फाइल ओपन करते हैं जो फाइल है ही नहीं, AAXTXT। ठीक है, तो यहाँ पे नेम एरर को मैं अगर कमेंट कर दूं और अब इस कोड को चलाता हूं तो समथिंग इज रॉन्ग। तो डायनेमिकली आपकी इस कंट्रोल में इनमें से 1 2 3 4 टाइप के एरर जनरेट हो सकते हैं। तो 3 को तो आपने इंडिविजुअल मैसेज डिस्प्ले करवाए हुए हैं, लेकिन इसके अलावा किसी भी टाइप का एरर जनरेट होगा तो आप कहेंगे समथिंग इज रॉन्ग। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि यूजर गलती कर रहा है, वो अपनी एक फाइल अपलोड करता है जो कि एक्सटेंशन सपोर्ट नहीं होती, वो कोई अपना डेटा अपलोड करता है जो कि आपके उस फोल्डर में मौजूद ही नहीं है, जैसे ये फाइल मौजूद नहीं है। तो अब एरर जनरेट होता है, उसको हम कहते हैं समथिंग इज रॉन्ग, समथिंग इज रॉन्ग। उसको तो समझ ही नहीं आ रहा कि यार रॉन्ग क्या चीज है। तो फिर इसका मतलब है हमारा मैसेज भी डायनामिक होना चाहिए। हमारा मैसेज डायनामिक क्या हो, डायनामिक मैसेज ये हो कि उसे पता तो चले कि किस टाइप का एरर आ रहा है, कौन सी फाइल मिस है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके ऊपर हम आगे फर्दर काम करते हैं दोस्तों। तो वो कैसे करेंगे, इसी को मैं जस्ट कॉपी करता हूं और पेस्ट, या बल्कि मैं सीधा सीधा यहाँ पे लिखता हूँ ट्राई। ट्राई के अंदर किसी भी टाइप का एरर आए, जैसे मैंने कहा प्रिंट पाकिस्तान के या एज के नाम से एक वेरिएबल है जो मैंने बनाया नहीं, फिर मैं कहता हूं एक्सेप्ट। हमारे पास बेस क्लास जो है वो है आपके पास एक्सेप्शन क्लास। ओके, एक्सेप्शन क्लास है, ठीक है, जिससे सारे एरर ड्राइव होते हैं। तो पेरेंट क्लास आगे हम पढ़ेंगे भी कि पेरेंट चाइल्ड और ये सारे कॉन्सेप्ट क्या हैं। उसका मैं निक नेम रख देता हूं लाइक ई फॉर एरर। तो एक्सेप्शन क्लास से जो भी एरर जनरेट होगा वो ई के अंदर आ जाएगा, और मैं यहाँ पे वो मैसेज डिस्प्ले करवा सकता हूँ एफ स्ट्रिंग के साथ। आपका स्टैटिक मैसेज समथिंग इज रॉन्ग, उसके बाद आपकी लाइन चेंज होगी, और फिर आपका जो भी मैसेज है वो ई के अंदर मौजूद है दोस्तों। तो इससे क्या फायदा होगा, इससे ये फायदा है मैं जब भी कोड चलाऊंगा समथिंग इज रॉन्ग, और उसके बाद आपको एरर देता है कि दोस्तों किस चीज का मसला है, नेम के एरर में मसला है। इसी तरह मैं कहता हूं प्रिंट L1 जो लिस्ट बनाई हुई है 200 इंडेक्स नंबर, अच्छा ऊपर वाले को मैं कमेंट कर देता हूं। तो अब मैं इसको डायनामिक चलाता हूं तो ये कहता है कि लिस्ट के अंदर इंडेक्स का मसला है,
तो आप बैकएंड के ऊपर अपनी लॉजिक बना सकते हैं कि डायनेमिकली किसी भी टाइप का एरर आए तो आप ये काम करें। अच्छा, इसी तरह आप इसको फर्दर एक्सटेंड इसी को भी आप बना सकते थे कि भाई इसी में आप एक्सेप्शन और ई लगा के अपना डायनेमिक मैसेज यहाँ पे ले सकते हैं। तो पर्टिकुलर मैसेज फाइल ना मिले तो ये कर देना, इंडेक्स ना मिले तो ये कर देना, नेम ना मिले तो ये कर देना। इसके अलावा अब यूजर किसी भी किस्म की गलती करता है तो हमारा प्रोग्राम क्रैश ना हो, आप उस एरर को उठा के, जो भी एरर का मैसेज था उसको उठा के लॉग्स के अंदर सेव करवा दो। तो जब लॉग्स के अंदर आएगा कि ये एरर है, ये फाइल मिस है, ये नेम मिस है, तो हम उसको बाद में उसका सॉल्यूशन या उसका जो भी डिबगिंग होगी उसको हम कोड को रीराइट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। तो ये डायनेमिकली हैंडलिंग है। अच्छा, ये तो दोस्तों बच्चों वाला गेम था। असल में प्रॉब्लम क्या है कि हम अपनी क्लास खुद भी बना सकते हैं। अब क्या है, हम अपना एरर बनाने जा रहे हैं। उससे क्या फायदा होगा, उससे ये फायदा होगा, देखिए एरर क्यों बना रहे हैं, एरर तो होना ही नहीं चाहिए। लेकिन जब आप कोई पैकेज बनाते हैं, सिस्टम बनाते हैं, उसमें रूल रेगुलेशन होते हैं। तो रूल रेगुलेशन का मतलब है रिस्ट्रिक्ट है कि हमारे उस सिस्टम के अंदर वही रूल्स इस्तेमाल हो, उसको कोई भी ब्रेक करे तो एरर जनरेट होना चाहिए, जिससे डेवलपर को पता चले कि वो हमारे सिस्टम के अंदर कोई गलत काम कर रहा है। अदरवाइज तो यानी आपका कोड ही चलेगा, उसको पता ही नहीं होगा। तो जहां भी रिस्ट्रिक्शंस लगानी होती हैं कि भाई क्लास में बैठ के कोई चीज नहीं खा सकता, स्मोकिंग नहीं कर सकता, तो वो रिस्ट्रिक्शन है। तो आपने एरर हैंडलिंग के अंदर कि अगर कोई भी वैलिडेट करेगा तो एक्सेप्शन रेज हो जाएगी, क्योंकि इंटरप्रेटर है। एक्सेप्शन रेज होने का मतलब है कि जब तक आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेंगे, आप आगे कोड को या क्लास को कंटिन्यू नहीं करेंगे एज अ टीचर। तो ये चीज आपको पता चल गई। तो इस वजह से जब आगे जाके, बल्कि आज हम कोशिश भी करेंगे अपना एक पैकेज भी बना लें, और पैकेज बना के किस तरह बनता है, फाइल को किस तरह इंपोर्ट करते हैं वो भी हम देख सकते हैं, या फाइल हैंडलिंग देख लेते हैं। लेट्स सी, देखते हैं क्या करते हैं आज। तो दोस्तों आगे जाके हमें पैकेज बनाने हैं, तो इस वजह से एरर जनरेट करवाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि NumPy के अंदर एरर जनरेट होते हैं, आपकी पांडास में जनरेट होते हैं, आप ओपन एआई इस्तेमाल कर रहे हैं, गलत कीज डाल दें, एरर जनरेट होते हैं। तो ये सारी चीजें रिस्ट्रिक्ट है ना कि आप एरर जनरेट करवाएं। तो एरर जनरेट करवाने का क्या तरीका है, अब कंसीडर करें मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के तहत एक क्लास बनाता हूं, उस क्लास के अंदर कुछ हम पैरामीटर लेंगे, और फिर लेट्स सी कोड समझ थोड़ा बहुत आएगा, लेकिन कल या 2 क्लास के बाद वो 100% आपको समझ आएगा। तो हम जरा एरर बनाना तो सीख लें। सबसे पहले रिजर्व कीवर्ड है क्लास। जब भी आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कोई क्लास बनाते हैं, क्लास का नाम मैंने रख दिया स्टूडेंट कार्ड, ब्रैकेट ओपन, ये आपकी क्लास बनेगी। इस क्लास के अंदर डीएफ करके मैं कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ। क्या बात है सर, इंटेलिजेंस इसकी अच्छी हो गई, ये पहले नहीं आती थी। खुद ब खुद आप देखें कि मैंने जस्ट इनिट लिखा, उसने सेल्फ भी खुद लगा दिया, नन टाइप रिटर्न भी खुद लगा दी। तो VS कोड के अंदर इंटेलिजेंस इसकी थोड़ी अच्छी हो गई। अच्छा, तो जब हम इसको कॉल करेंगे दोस्तों, तो हमारे पास मुख्तलिफ एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। पहला एट्रीब्यूट तो हम यही रखते हैं, हम कह रहे हैं कि हम रोल नंबर लेंगे और नेम लेंगे, इसी तरह हम एज ले लेंगे। इनकी टाइप आप डिफाइन कर सकते हैं, रोल नंबर इंटीजर होगा, नेम str, और इसी तरह एज भी आपकी इंटीजर होगी। अभी हम कुछ कंस्ट्रक्टर से रिटर्न नहीं करवा रहे। अच्छा, हम रूल क्या बना रहे हैं, हमारी सिंपल सी कंडीशन है कि जब भी आप इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, इंस्टेंस बनाएंगे, उस वक्त आप एज लाजमी डालेंगे, क्योंकि तीनों की तीनों आपने उनकी इक्वल टू करके कोई वैल्यू नहीं डाली। तो इसका मतलब है जब आप इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये तीनों चीजें देना इंपॉर्टेंट है। तो मैं यहाँ पे कंडीशन चाह रहा हूं कि जब भी आप कोई एरर जनरेट करवाएंगे तो आप क्या करेंगे दोस्तों, ठीक है। अच्छा, पहले ना मैं आपको एक कीवर्ड दिखा दूं जिससे एरर जनरेट होता है। हमारे पास एक है रेज, और रेज के अंदर आप एक्सेप्शन क्लास के अंदर हेलो एक्सेप्शन रेज है, और एक्सेप्शन क्लास के अंदर आपके पास मैसेज आता है। अच्छा, 1 मिनट,
इसको मैं करवाता हूँ। रेस की कीवर्ड से ना आप मैसेज डिस्प्ले करवा सकते हैं, रेस, और यहाँ पे आ रहा है मैसेज डायरेक्टली आएगा, फिर नहीं, ये कह रहा है कि बेस क्लास से इसको पहले इंस्टेंस यानी आपको ड्राइव करना पड़ेगा ना, तो इसकी बेस क्लास के साथ इसको कनेक्ट करना पड़ेगा, फिर एरर जनरेट होगा, डायरेक्ट नहीं होगा। ओके, देख लेते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पे पहले कोड लिख लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ। अच्छा दोस्तों, अब हमारी कंडीशन क्या है, हम एक कार्ड मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं या स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं। उसके अंदर स्टूडेंट की जो एज है ना, वो आप 18 साल से 60 साल तक के लोगों को अलाउ कर रहे हैं। इसका मतलब है 18 साल से अगर नीचे हो और अगर 60 साल से कोई बड़ा हो तो हम उसको बोलेंगे यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस प्रोग्राम। कोई भी एक मैसेज आपका आप डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो वो हम कैसे करवाएंगे वो हम देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे मैं आया, सिंपल से मैंने कंडीशन लिखी, इफ अगर एज आपकी लेस देन हो लाइक 18 तो 18 साल से कम यानी 17 वाले लोग हो गए, एंड लाजमी, बल्कि और ऑप्शनल है ना, या तो 17 साल से कम हो सकते हैं या एज की जो वैल्यू है वो 60 साल से बड़ी हो। इन दोनों सूरत के अंदर हम एरर रेस करवाना चाह रहे हैं। अच्छा, आप देखें ये एरर की क्लास के नाम है, टाइप एरर या पर्टिकुलर इंडेक्स एरर। तो इसका मतलब है हमें वो क्लास बनानी होगी और फिर उस क्लास को हमें यहाँ पे रेस करवाना होगा। इट्स मीन मैं यहाँ पे आता हूं, अपनी क्लास हम बनाते हैं क्लास, और क्लास का नाम हम रख देते हैं स्टूडेंट एज एरर। ये कस्टम क्लास हम बना रहे हैं और इसको मैं एक्सेप्शन क्लास जो है उससे मैंने ड्राइव कर दिया। इसका मतलब है इसकी पेरेंट एक्सेप्शन क्लास है जो कि एरर जनरेट करवाती है। अच्छा, ये सिर्फ मैंने क्लास बनाई है और ये उसकी पेरेंट क्लास है, तो और इसको मैंने जस्ट पास कर दिया। तो पास का मतलब है कि भाई इसके अंदर अभी मैं कोई चीज नहीं लिख रहा, सिर्फ ये उससे रेज हो, उसके ऊपर मैं जो भी मैसेज लिखूंगा तो वो सारे के सारे मैसेज इसके अंदर आ जाएंगे उस क्लास के। तो मैंने एक और क्लास बना ली क्योंकि अभी मैंने इसको इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए अभी इसको एरर आ रहा है। अब मैं कहता हूं रेज, रेस के बाद स्टूडेंट क्लास एरर, और इसके अंदर डायरेक्टली मैं अपना मैसेज लिख सकता हूं। ठीक है, ये मैसेज है। अच्छा, तो आपने ये लिख लिया, बाकी उसके बाद तो कंस्ट्रक्टर की बहुत सारी चीजें हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सेल्फ डॉट रोल नंबर इज इक्वल टू रोल नंबर, सेल्फ डॉट नेम, ये हम आगे सीखेंगे क्या चीजें हम कर रहे हैं, नेम के वेरिएबल के बराबर, और इसी तरह सेल्फ डॉट एज, और वो एज के बराबर हो जाएगी। ठीक है, जो भी आपकी एज आएगी। अच्छा, सिंपल सा हमने प्रोग्राम लिखा है, लेकिन इस प्रोग्राम के जरिए हमने अपना एक कस्टम क्लास बना दी। ये हमारी कस्टम क्लास है, कस्टम एरर क्लास, और उसका जो मैसेज है वो हमने रेस करवा के यहाँ पे उस क्लास, क्योंकि उससे आपकी चाइल्ड होना चाहिए तो आप उसके अंदर मैसेज पास कर सकते हैं। तो अब क्या होगा दोस्तों, मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ न्यू स्टूडेंट या स्टूडेंट 1, ये एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अच्छा ऑब्जेक्ट हमने कहा ये कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट है, हमने कहा कि ये स्टूडेंट जो हम कार्ड बना रहे हैं उस क्लास का है, स्टूडेंट कार्ड। तीन चीजें इसकी इंटेलिजेंस में आती है, रोल नंबर 1, नेम कासिम, और एज में यहाँ पे कहता हूँ लाइक 30। ठीक है, अच्छा मैंने कोई चीज प्रिंट नहीं करवाई, लेकिन आप प्रिंट करवाओगे तो यहाँ पे आप प्रिंट भी करवा सकते हैं स्टूडेंट 1 डॉट नेम कॉमा स्टूडेंट 1 डॉट ID रोल नंबर एंड स्टूडेंट 1 डॉट एज। ये तीनों चीजें यहाँ डिस्प्ले हो जाएं। अच्छा, ये कोड बिल्कुल सही है तो यहाँ पे रिजल्ट आ गया, लेकिन मैं इसी कोड को लेता हूं और यहाँ पे मैं किसी दूसरे स्टूडेंट को एनरोल कराने की कोशिश करता हूँ, लाइक अम्मार।
यहाँ पे एज जो है मैं दे देता हूँ 61। देखें आप, हमारा कस्टम एरर जो हमने क्लास का नाम रखा था स्टूडेंट एज एरर, तो यहाँ पे वो एरर क्या है हमने जनरेट करवा दिया दोस्तों। इसी तरह आप 17 साल से कम यानी 18 साल से कम भी अगर किसी की नंबर की वैल्यू डालते हैं तो यही सेम एरर आपका जनरेट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डालता हूँ लाइक 16 साल, तो उसका भी एरर यहाँ पे सेम, और जो मैसेज आपने डिस्प्ले करवाया है वो डिस्प्ले हो रहा है। तो इस तरह करते हुए हम अपने कस्टम एरर्स वगैरह जनरेट करवा सकते हैं। तो ये हमारे पास यानी एरर हैंडलिंग का टॉपिक था। सर आप इसको कुछ कंक्लूड करना चाहेंगे? देखें, ये आपने अभी हमने क्लास बनाना सीखी नहीं है, तो आप थोड़े कंफ्यूज हो रहे होंगे। ये जैसे ना स्टूडेंट कार्ड है, अभी हमने क्लास बनाना सीखी नहीं है, वो अगले सेक्शन में हम फौरन सीखेंगे। तो अभी अपने दिमाग को ये अंडरस्कोर इनिट क्या है एंड सो ऑन क्या है, इसको इग्नोर करें इस वक्त। और सिर्फ ये देखें कि आपने ना ये स्टूडेंट एज एरर, अच्छा ये दिखाइएगा स्टूडेंट एज एरर, ये भी जी एक सर। क्लास है और जो एक्सटेंड कर रही है एक्सेप्शन को। अभी आप ये भी नहीं समझते, तो हम जब एक दफा क्लासें पढ़ लेंगे ना तो फिर वापस आएंगे रिवाइज करने इसको, क्योंकि बिल्कुल सर, अभी आपको ये सारा समझ में नहीं आया होगा। ऐसे ही। ओके सर, तो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और टॉपिक अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। और एक और बात है कासिम, जो जी। लोग क्या कहते हैं बाद में ज्वाइन करेंगे, वीडियो पे देखा करेंगे इसको, वो क्या करेंगे, कुछ भी ना करें, ये अभी जम मार लें ये वाला सेक्शन, और जब क्लासें हम पढ़ लें तो दोबारा आन के रिवाइज कर लें। परफेक्ट, ऐसा ही है। हम्म। और आगे जाके मैं इसमें लिंक यानी ना डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जब हम वाली क्लास बना लेंगे कि इस वीडियो के अंदर फला टाइमलाइन के ऊपर चीज मौजूद है, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी कि यार ये क्लासेस समझने के लिए पहले आप वहां पे जा सकते हैं डीप डाइव करने के लिए। अच्छा, अब हम जा रहे हैं दोस्तों फाइल हैंडलिंग। अच्छा, नॉर्मली हमारी जो किताबों में या बुक्स वगैरह में यानी दिखते हैं ना क्लास मॉडिफायर, जिसके जरिए आप लाइक रीड राइट अपेंड और इसी तरह क्रिएट न्यू, या फिर उसको टेक्स्ट फॉर्म में आप खोलना चाह रहे हैं या उसको आप किसी भी पर्टिकुलर टाइप के अंदर खोलना चाह रहे हैं, तो दोस्तों आपके पास कुछ लाइक मॉडिफायर्स होते हैं। अब देखें ना, आप लाइक फेसबुक जब लॉग इन करते हैं तो आपके पास रीड राइट के एक्सेस होते हैं आपकी प्रोफाइल के, तो आपके पास वो एक्सेस मॉडिफायर बताता है कि आप उस डेटा के साथ क्या कर सकते हैं, उस फाइल के साथ क्या कर सकते हैं। अगर आप एडमिन हैं तो आपके पास रीड एंड राइट, आप कोई नई चीज लिख भी सकते हैं और पुरानी चीज को डिलीट भी कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह मैं आपकी प्रोफाइल पे जाता हूं तो आपने जो भी पोस्ट डाली हुई मैं उसको जस्ट लाइक कर सकता हूँ, कमेंट कर सकता हूँ। इसके अलावा मेरे पास ये पावर नहीं है कि मैं उसको एडिट कर सकूं या उसको मैं डिलीट कर सकूं। तो नॉर्मली फाइल हैंडलिंग की जब बात आती है ना, तो हमें जो किताबों में या पाइथन के अंदर सिखाया जाता है ना वो सिर्फ टेक्स्ट फाइल की हैंडलिंग सिखाई जाती है। लेकिन दोस्तों, क्योंकि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप लर्निंग और इसी तरह जनरेटिव एआई पे काम करने वाले लोग हैं, तो दोस्तों आगे जाके हमारे लिए कोई भी कंप्यूटर की दुनिया में जो फाइल होती है, चाहे वो एक्सेल की हो, सीएसवी की हो, इमेज हो, वीडियो हो, ऑडियो हो, कैमरे से इनपुट आ रहा हो, या फिर नंपाई से आ रहा हो, एक्स वाई जी, कोई भी फाइल जो कि आप कंप्यूटर में सेव करवाते हो वो फाइल है। और उस फाइल को हैंडल करने के लिए पाइथन मुख्तलिफ पैकेजेस देता है, एडवांस आपको चीजें देता है। तो सबसे पहले तो आपको लाइक एक्सेस मॉडिफायर्स वगैरह यानी फाइल हैंडलिंग आना चाहिए। उसके बाद फिर हम एडवांस लेवल के ऊपर जाते हैं। ठीक है, तो अच्छा अब मैं क्या करता हूँ मैं गूगल पे आता हूँ और यहाँ पे मैं कहता हूँ चलिए मॉडर्न, किसी भी वेबसाइट पर हम चले जाते हैं, वहां पे आपको R+, W+, ये सारी चीजें आपको दी हुई ये कहलाते हैं एक्सेस मॉडिफायर। अच्छा, ये रेफरेंस के तौर पे हम वहां पे डाल देंगे, हम अपनी फाइलें बनाएंगे, चीजें करेंगे, लेट्स सी क्या क्या हम कर सकते हैं।
तो ये जस्ट लिंक मैंने कॉपी किया और यहाँ पे हम कर देते हैं पेस्ट। अच्छा, इसके अलावा कोई और आपको लिंक मिलता है आप उससे भी देख सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप इसी से देखें। तो हमारे पास मॉडिफायर्स होते हैं और इसके अक्सर टेबल भी बने हुए मिलते हैं। तो मैं देख लेता हूँ किसी जगह मुझे पूरा टेबल बना हुआ मिल जाए तो डायरेक्टली हम उसको उठा लें। W3 स्कूल, चलें ठीक है, कोई नहीं। या इमेजेस में मैं एक दफा देख लूं लास्ट, ये नहीं, पूरा एक टेबल होता है जिसके अंदर वो बता रहा होता है, इससे अपेंड होती है, इससे डिलीट, इसी को ले लेता, कॉपी इमेज एड्रेस, और यहीं पे आके इसमें HTML भी आप लगा सकते हैं। क्या होगा, कंट्रोल SRC, ओके। तो ये हमारे पास क्या है, एक्सेस मॉडिफायर्स हैं जो कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं अगर यहाँ पे आऊँ, आपकी फाइल के मुख्तलिफ पाथ्स हो सकते हैं, तो वो पाथ्स वगैरह आपको वैलिड पाथ, एब्सोल्यूट पाथ, ठीक है, डबल डॉट लगा के या सिंगल डॉट लगा के फॉरवर्ड स्लैश, पहले फोल्डर का नाम, दूसरा फोल्डर का नाम, वो सारे आपको एब्सोल्यूट पाथ वगैरह देने आते हैं। तो एब्सोल्यूट पाथ आपके पास होता है, वैलिडिव पाथ होता है। वैलिडिव पाथ जहां पे आप मौजूद हैं उससे एक फोल्डर आगे जाएं या पीछे जाएं, वो वैलिडिव होता है। एब्सोल्यूट पाथ पूरा कंप्लीट यूआरएल आप दें। तो अब आपके ऊपर है कि यार कौन सा आप पाथ यहाँ पे प्रोवाइड करते हो। कंसीडर करें मैं यहाँ पे एक फाइल बनाता हूँ, उस फाइल का नाम रखा abc.txt, ये txt csv किसी भी फॉर्मेट की हो सकती है। अच्छा, इसके अंदर आपकी कुछ चीजें लिखी हुई है, लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, सिंपल टेक्स्ट लिखा हुआ है। अब हम यहाँ पे आके क्या काम करने वाले, हम ये चाहते हैं दोस्तों इस फाइल को पाइथन के प्रोग्राम से रीड किया जाए, इसके ऊपर एनालिसिस की जाए, इसको अपडेट किया जाए, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो सबसे पहले हमारे पास पाइथन के अंदर फंक्शन दिया गया है जिसका नाम है ओपन। अच्छा, मैं ओपन के फंक्शन को लगाऊं तो भाई ओपन, ओपन, और इसके बाद आपकी फाइल का नाम abc.txt। अच्छा, मैं इसको डायरेक्ट चलाऊंगा तो भाई डायरेक्ट तो चलेगा नहीं, इनपुट आउटपुट कंट्रोलर। अच्छा, ये आपको चीजें भी बता रहा है कि भाई इनपुट आउटपुट जो आपका रैपर है वो आप इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरह आपका पाथ क्या है, मॉड क्या है बाय डिफॉल्ट, और आपके पास इनकोडिंग कौन सी इस्तेमाल हुई। ठीक है, तो उससे चलिए ये पता चल गया। लेकिन इसने सिर्फ अभी उसकी यानी ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश की, लेकिन वो ऑब्जेक्ट रिटर्न किया वो किसी वेरिएबल में गया ही नहीं। तो इसको हम डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं करते। तो क्या करते हैं, तो हम ये करते हैं दोस्तों, कोई ना कोई ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। लाइक मैंने कहा डेटा, डेटा बनाने के बाद ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनेगा। अच्छा, जब ये ऑब्जेक्ट बनेगा और अगर मैं इस डेटा को डायरेक्टली कॉल करता हूँ तो अभी भी वही मॉडिफायर आपको बता रहे हैं, क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट है तो इसके अपने मेथड्स और एट्रीब्यूट्स होंगे। इट्स मीन अगर आप चाहें इसके सारे के सारे एट्रीब्यूट देखना चाह रहे हैं तो आपको अच्छी तरह आता है, फॉर आई इन, और उसके बाद आपने कहा dir डेटा, और उसके बाद इफ नॉट इन आई। ठीक है, तो ये इसको हम चला देते हैं। ये सारे के सारे इसके मेथड्स मौजूद हैं दोस्तों, न्यू लाइन, रीड, रीडेबल, बेशुमार चीजें। अब सारी चीजें हम नहीं पढ़ सकते इसके लिए, तो बस हम जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें उनको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको एक्सपर्ट लेवल पे दोस्तों चाहिए कि इसके एक एक मेथड को आप ट्राई कर, कोशिश कर। तो हमारे पास सीन क्या है, सबसे पहले आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट बनाने के बाद मैं कहता हूं डेटा आसिम, डॉट, इसकी ऑब्जेक्ट की ना डेटा की टाइप लिखो। इसकी टाइप हम अगर देखें तो वो टाइप हम यहाँ पे लिख देंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं टाइप डेटा, तो ये हमारे पास इनपुट आउटपुट रैपर के तौर पे आ रही है। ओके, मैं अगर यहाँ पे आता हूँ क्लास और
इसको फिर कहीं ना कहीं से इन्होंने इंपोर्ट किया है। ChatGPT 4, Ctrl+C, हमने कहा ये हमारे पास डेटा है, न्यू, और हम कहते हैं कन्वर्ट पाइथन कोड विद पाइथन स्टैटिक टाइप। ये इंपोर्ट करना पड़ेगा। अच्छा, ये दोस्तों आपको कोड करने का तरीका मैं बता रहा हूँ कि मीन्स आप कहीं पे भी सारी लॉजिक सब कुछ खुद नहीं लिखा जाता, जस्ट आपको पता होना चाहिए कि आप करवाना क्या चाह रहे हैं। तो ये हमारी क्लास है, हमने इसको इंपोर्ट करवाया, अब हम इसको चलाते हैं। ठीक है, अब इस क्लास के जितने भी मेथड्स या एट्रीब्यूट्स हैं वो सारे इसमें मौजूद हैं, जो कि ऑलरेडी हमने देख ली। हमारे पास एक मेथड होता है रीड। रीड का मेथड अगर मैं लगाता हूँ, इसके ऊपर प्रिंट लगा दूं, तो रीड जो है वन गो में सारी की सारी लाइंस को रीड कर देता है। अच्छा, अभी तो हमारे इस फाइल के अंदर सिर्फ 2 फाइल, आगे जाके जब आप डेटा के साथ खेलते हैं ना दोस्तों, तो आपके पास मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स होते हैं। मुझे याद है कि मुझे फर्स्ट टाइम जब मैंने एनालिसिस की थी यूबीएल के डेटा के ऊपर, मुझे टीएक्सटी फाइल मिली थी, और उस टीएक्सटी फाइल के अंदर कम बेश 12 मिलियंस डेटा था। तो 12 मिलियन अंदाजा लगाएं। अच्छा, अगर मैं एक कोड भी लिखूं ना, इस फाइल को सारा लोड करूं, तो मेमोरी बैठ जाएगी। तो फिर क्या किया जाए? अच्छा, थोड़ी सी और चीज, जब आप यहाँ पे डेटा स्टार्ट करते हैं ना, तो होता क्या है, कनेक्टिविटी बनती विद abc.txt फाइल। अच्छा, कनेक्टिविटी का मतलब क्या है? अब देखें, आपके पास रिसोर्सेस है ना, तो अल्लाह ताला ने लाइक हमें 2 रिसोर्स यानी हाथ दिए। अब मैं कोई चीज अगर उठाता हूँ, मुझे पानी पीना है, मैं बोतल उठाता हूँ और पानी में पी लेता हूँ। ओके, अब पानी पीने के बाद मैंने क्या किया, इस रिसोर्स अपनी जो हाथ है, कनेक्टिविटी इस बॉटल के साथ बना के रखी हुई है, और मैं आपको क्लास पढ़ाई जा रहा हूँ। प्रॉब्लम क्या है, मेरे जो एक रिसोर्स है कनेक्टिविटी की वजह से वो क्या हो गया, बिजी हो गया। मैं इस, क्योंकि रिसोर्स इसके साथ कनेक्ट है, मैं इस हाथ को दूसरी कोडिंग या दूसरे कामों के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसका मतलब है मुझे इसकी कनेक्टिविटी डिस्कनेक्ट करना पड़ेगी, कनेक्शन क्लोज करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे उसको रख के कनेक्शन को क्लोज कर देता हूँ। तो ये आपको पता चला कि भाई जब भी आप कोई फाइल कनेक्ट करते हैं, उसके साथ कनेक्टिविटी हो जाती है और आपकी वो जो रिसोर्स है वो कनेक्ट रहती है। तो इसका हल क्या है? इसका हल यहाँ पे ये है दोस्तों कि हमें जो भी ऑब्जेक्ट बनाए, ऑब्जेक्ट का नाम है डेटा, हमारे पास एक मेथड है क्लोज का, तो वो कनेक्टिविटी यहाँ पे क्या करता है, क्लोज करता है। अच्छा, अब प्रॉब्लम यहाँ पे जो समझाना मैं चाह रहा हूँ कि आपको हर दफा जब भी आप काम करेंगे कनेक्शन बनाना पड़ेगा और कनेक्शन को क्लोज करना चाहिए। लेकिन जब आप थाउजेंड ऑफ लाइंस लिख रहे होते हैं ना, तो आप कहीं ना कहीं भूल जाएंगे कि यार यहाँ पे फाइल खोली थी, मैं इसको क्लोज करना भूल गया, तो आप इतना एफिशिएंट कोड नहीं लिख पाएंगे। तो फिर पाइथन के अंदर विथ का ब्लॉक मुतारिफ करवाया। तो विथ का ब्लॉक क्या है वो हम देख लेते हैं। विथ के ब्लॉक के साथ अगर मैं इसी कोड को लिखूं, विथ, ठीक है, ओपन, ओपन के बाद हमारे पास जो भी यानी वो कोड है, फाइल का नाम abc.txt एज, और फिर यहाँ पे आके डेटा, जैसे उसका नाम था ना, मैंने यहाँ पे नाम रख दिया इसका फाइल, और फाइल की जो टाइप है ऊपर हमने देखा टेक्स्ट इनपुट। ठीक है, ये आपके पास एक लोकल वेरिएबल बन गया है। अब जो भी आप काम करवाना चाह रहे हैं, प्रिंट, यहाँ पे इसके साथ ऑब्जेक्ट ऐड क्वीन देखते हैं, वैसे नहीं चलेगा, मुझे लग रहा है एरर आएगा। तो हमने कहा फाइल डॉट रीड, नहीं, क्योंकि 2 कॉलन आ गए। एस के कीवर्ड से हम उसका निक नेम रख रहे होते हैं, जो भी आपका ऑब्जेक्ट होता है।
तो यहाँ पे अगर मैं इसको इस तरह करता हूँ, टैक्स, और फिर फाइल के वेरिएबल का नाम हम रखते हैं, लेट्स सी, इस पे भी नहीं चल रहा। अच्छा, इसको सिर्फ मैं हटाता हूँ तो डायरेक्ट तो चलेगा। इसको भी हम चैट जीपीटी 4 से वो कहते हैं कि भाई इसको स्टैटिक टाइप में कन्वर्ट करो। सर इसको एक वेरिएबल में सेव करवा के उस वेरिएबल की टाइप नहीं रख सकते? अक्सर में ये लोकल वेरिएबल बन रहा है ना, ठीक है, तो ये लोकल वेरिएबल आपका फाइल में आया, तो फाइल के बाद उसको फिर फाइल को अपडेट कर लो तो वो कर सकते हो, लेकिन रूल तो यही कहता है जब वेरिएबल बने उसी वक्त उसकी टाइप आप स्टैटिक करें। ठीक है, मैं कहता हूँ कन्वर्ट दिस कोड विद पाइथन स्टैटिक टाइप। क्या किया इसने? नहीं, विद के ब्लॉक के साथ ये कह रहा है कि इसकी जो टाइप है वो डायनामिकली यानी खुद ब खुद ही है। तो जैसे कि फॉर लूप के साथ जब हम लोकल वेरिएबल उससे निकाल रहे होते हैं तो ये डिफॉल्ट ही इसकी अगर मैं टाइप देखूं तो उसकी टाइप वही आ रही होगी। इट्स मीन मैं यहाँ पे आता हूँ फाइल टाइप, तो देखें रैपर की टाइप आ रही है, तो इसको यानी डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। जैसे फॉर लूप से एक वैल्यू जब आप निकालते हैं तो उस वक्त वेरिएबल की टाइप नहीं बताते हैं, इसी तरह ओपन के साथ विद ब्लॉक के अंदर जब मैंने इसको निकाला है तो उसकी डायनामिक टाइप बाय डिफॉल्ट ये है, तो वहां पे टाइप हम नहीं बताते। ठीक है, तो इट्स मीन हमारा जो कोड है वो बिल्कुल सही है। ओके, तो हमें ये पता चला कि अच्छा इस ब्लॉक से क्या फायदा हुआ, इस जो कोड किया है ना, इस ब्लॉक से या विद ब्लॉक से हमें ये बेनिफिट मिलता है दोस्तों। अगर अब तो यानी टेंशन ही खत्म हो गई ना कि मैंने कनेक्टिविटी की, अपना काम किया, फाइल को रीड किया, उसके बाद जैसे ही मैं इस ब्लॉक से बाहर निकलता हूं, पाकिस्तान, तो इस ब्लॉक के अंदर हमें ये चीज पता है कि भाई इसका कोई ताल्लुक नहीं है, आपकी कनेक्टिविटी इस ब्लॉक से बाहर खुद ब खुद डिस्कनेक्ट हो जाती। तो ये आपको बेनिफिट मिलता है विद ब्लॉक के साथ। ठीक है, कि वो कनेक्टिविटी जो है वो खुद ब खुद क्लोज कर देता है। अच्छा, अब हमें करना क्या, या ये जो हमने फंक्शन लगाया ना रीड, तो ये वन गो के अंदर सारी की सारी फाइलें रीड करता है, जो कि बड़ा खतरनाक है। हमें क्या करना चाहिए, आपकी जैसे यहाँ पे लाइन नंबर मैं 4-5 लिख देता हूँ, 4-5। ओके, तो मैं जैसे रीड करूंगा ये 5 लाइनें एक साथ रीड कर लेगा। जनरेटर फंक्शन आपको याद होगा, तो हमारे पास मुख्तलिफ चीजें हैं जो कि हम मुख्तलिफ काम करवा सकते हैं दोस्तों। मैं क्या करता हूँ, रीड के फंक्शन की जगह हम यहाँ पे अपना फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं, एक है रीड लाइन। तो रीड लाइन अगर फंक्शन में लगाता हूं तो ये पहली लाइन रीड करता है। ठीक है, अच्छा फिर वो नेक्स्ट नेक्स्ट या उसके जरिए हो, तो इसको हम देखते हैं। रीड लाइन हमें पता चल गया, रीड ओनली वन लाइन। ठीक है, और वो फर्स्ट लाइन। इसी तरह मैं यहाँ पे आता हूं और मैं कहता हूं रीड लाइंस। रीड लाइंस अगर मैं फंक्शन लगाता हूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रीड लाइन फंक्शन जो है वो सारी की सारी लाइन जो कि बैकस्लैश एन से आप यानी ब्रेक कर रहे होते हैं, उन तमाम लाइनों को एक एक करके रीड कर लेता है। और आइट्रेशन की सूरत में, जब आइट्रेशन की सूरत में इसने इसको रीड करी है तो आप यहाँ पे बेशुमार लॉजिक लगा सकते हैं। अगर आप चाहें कि यार मुझे सिर्फ इसका स्ट्रक्चर देखना है, क्योंकि जब भी आप किसी फाइल पे काम स्टार्ट करते हैं ना, आप एकदम से उसको लोड करके लाइक लॉजिक लिखना स्टार्ट नहीं होते, आप उसके कुछ पैटर्न देखते हैं, उसको स्टडी करते हैं। तो स्टडी करने के लिए उसके शुरू के कौन कौन से कॉलम हमारे पास अवेलेबल हैं, क्या उसके अंदर डेटा टाइप्स है, तो शुरू की 5 रोज या 10 रोज भी मैं देख लूँ ना तो मुझे उससे पता चल जाता है। तो हम यहाँ पे स्लाइसिंग के कॉन्सेप्ट के तहत शुरू की जो 3 लाइन से उन्हें रीड करवा सकते हैं। तो ये बेनिफिट्स मिलता है रीड लाइन।
तो हमारे पास पता चला रीड का फंक्शन है जो कि वन गो में सारा का सारा पढ़ लेता है। फिर हमें पता चला रीड लाइन है जो कि पहली लाइन को रीड करता है। और इसी तरह हमारे पास है रीड लाइंस जिससे हमारे पास लिस्ट आती है और लिस्ट के काशिफ ऊपर भाई, सिलेक्ट। आपसे मुंह से गलती से निकल गया कि रीड लाइन सिर्फ पहली लाइन लाता है, ये सारी सर लाइन। जी सर, वन लाइन यानी लाइन बाय लाइन यानी वो रीड कर रहा होता है ना। तो हाँ, अगर मैं इसको 2 दफा लिखूं, लेट्स तो रीड ओनली वन लाइन एट ए टाइम लिखे ना। ओके। एक तो होगा रीड लाइन, एक होता है रीड लाइंस। जी ये लाइंस वाले हैं, लाइन वाले एक बार, हाँ, ये तो सारी सर लाइंस रीड करे। इसका सर कमेंट में अगर हटा रीड दूं। लाइन असल में में कॉपी पेस्ट किया था। अगर रीड लाइन में हम पैरामीटर हम डाल दें, जैसे कोई नंबर डाल दें कि चौथी लाइन लेकर आओ, तो ऐसा काम करेगा ये? एक मिनट चेक करते हैं। ठीक है, तो वो एक एक करके रीड करता जा रहा है। हाँ, फिर आप जितनी यानी वो करेंगे तो जब भी आप वो आइट्रेशन जनरेटर फंक्शन आपको याद है ना, तो रीड लाइन पहली पढ़ ली, दूसरी पढ़ ली, तो आपने 2 लाइनों को बस रीड करवा दिया, तो ये जनरेटर फंक्शन की तरह काम कर रहा है। तो रीड लाइन आप जब यानी फर्स्ट चलाते हैं तो पहली लाइन है, और इसी तरह फिर आपकी सेकंड लाइन। तो जितने टाइम आप चलाएंगे, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4। अच्छा, ये 2 आपके बीच में क्यों आ रहे हैं बैकस्लैश? उसकी वजह यह है कि दोस्तों, रीड लाइन जब आप करते हैं ना तो लाइन के एंड के अंदर वो खुद ब खुद बैकस्लैश एंड तो बैकस्लैश लगा ना हो जाए। होता है। तो इस वजह से, अच्छा अब मैं देख रहा हूँ, एक मिनट, अगर मैं इसको हटा दूं क्या रीड करता है? लाइन को डिस्प्ले करवाता है? नहीं। उसकी वजह, वो डिस्प्ले करवाने के लिए प्रिंट का फंक्शन है, तो प्रिंट का फंक्शन अलग है, और रीड लाइन के एंड के अंदर वो खुद ब खुद बैकस्लैश लगाया हुआ होता है। तो अब इसका क्या करें, क्योंकि बैकस्लैश उसमें ऑलरेडी है। पर स्प्लिट तो काम करेगी? नहीं, एक मिनट अभी करते हैं ना। तो हमें ये चीज पता है कि भाई प्रिंट का जो फंक्शन है वो आपसे एंड का पैरामीटर लेता है। ठीक है, एंड पैरामीटर, एंड पैरामीटर के अंदर बाय डिफॉल्ट बैकस्लैश एंड डला हुआ होता है। आपने उसको हटा के स्पेस कर दिया। ठीक है, तो अब जब भी आप रीड लाइन करवा रहे हैं तो उसमें स्पेस आ जाएगा। तो कोई ना कोई हमें फिर जुगाड़, या तो स्पेस क्या बिल्कुल ही खत्म कर दें। ठीक है, तो वो बैकस्लैश एंड जो है उसका मार्क हो रहा है। तो हमें सारी चीजें पता होना चाहिए, फिर डबल डबल बैकस्लैश नहीं आ रहे। तो रीड लाइन एक एक करते हुए लाइन को वो रीड करता जाएगा, जबकि रीड लाइंस आपको एक लिस्ट दे देता है और लिस्ट के ऊपर आप स्लाइसिंग और जो भी कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई कर सकते हैं। आपने सिर्फ स्लाइसिंग कर लिया। आगे जाए तो हम लाइक लिस्ट कॉम्प्रिहेंसिव से मैं ये कह सकता हूँ कि वो नंबर या वो लाइंस निकालें जो सिर्फ ऑड नंबर, तो ऑड नंबर लाइंस निकल सकती है, बेशुमार चीजें हो सकती हैं, वो तो आपके लिए कोई मुश्किल ही नहीं है ना। अच्छा भाई, यहाँ से भी ये कमेंट हटाना पड़ेगा, ये :3 के बाद ना, रीड ओनली वन लाइन। असल में से वो कॉपी पेस्ट किया था, आप सही कह रहे हैं। तो यहाँ पे इसको भी मैं हटा देता हूँ, फर्स्ट लाइन रीड नहीं करता, फर्स्ट लाइन फर्स्ट टाइम करता है, Ctrl+C, Ctrl+S। तो लाइन बाय लाइन एक एक लाइन करते हुए आप रीड लाइन करवा सकते हैं। इस तरह रीड लाइन सारी की सारी आपके पास लिस्ट की सूरत में आ जाता है। रीड का फंक्शन वन गो में सारी की सारी चीजें रीड कर लेता है। जब आपके पास स्लाइसिंग है तो आप ऑड लाइंस, इवन लाइन, लास्ट लाइंस जो भी आप निकालना चाह रहे हैं वो आप निकाल सकते हैं। अच्छा, अब असल में है क्या, हमारे पास जो मॉड होते हैं ना दोस्तों, वो हमने यहाँ पे देखे तस्वीर के अंदर, आर है, डब्ल्यू है, आर प्लस है, डब्ल्यू प्लस है, ए है, इसी तरह लाइक टी है हमारे पास, और इसी तरह लाइक बी और एक्स है। तो टी फॉर टैक्स है। अब इसको जरा चेक करते हैं कि होता है। हमारे पास जो फाइल है, ठीक है, फाइल का मॉड बाय डिफॉल्ट जो होता है, सेकंड पैरामीटर जो हम देते हैं वो होता है आर। आर का मतलब होता है रीड। तो जब भी आप इसको चलाते हैं तो आपके पास ये एक्सेस है कि आप इसको पढ़ सकते। लेकिन जब मैं इससे आगे बढ़ता हूं, मैं क्या करता हूं, इसी कोड के अंदर लाइक ABC1 एक फाइल बना लेते हैं जिसके अंदर कुछ भी ना हो, या चलें इसी की कॉपी हम बना सकते हैं, कॉपी पेस्ट, कॉपी, यहीं पे आके हम कर देते हैं पेस्ट। आ रहा है कहाँ है पेस्ट? अच्छा चलो, नहीं भी आ रहा तो हम यहीं से इसको करते हैं Ctrl+A कॉपी, और अपनी क्लास 12 पे आके न्यू फाइल ABC1.txt। ठीक है,
ताकि जो भी चेंजेस हो इसी में आए। इसको आपने यहाँ से बंद किया, ABC1 वाले को यहाँ पे पास। ओके, अब क्या होगा मैं आता हूं, इसको आपने स्लाइस किया या जो भी काम किया, आपने कहा रीड कर दो सारी, आपने कहा रीड हो जाएगी, फाइल डॉट रीड। अच्छा, अब बंदा क्या करता है, क्योंकि आपके पास सिर्फ और सिर्फ पावर जो है वो रीड की है, एक बंदा आता है फाइल डॉट राइट, और राइट के अंदर कहता है पाकिस्तान जिंदाबाद। ठीक है, तो हमने कहा कि आपने इसको रीड कर लिया, रीड के बाद इसके अंदर राइट करवा दो, क्योंकि आपके पास पावर नहीं है। तो उस लाइन के ऊपर आके नॉट राइट एबल एरर आ गया, ये एक्सेप्शन हैंडलिंग है। इन्होंने जब फंक्शन बनाया, कोई ऐसी गलती करे तो फौरन उसके पास एरर शो करवा देगा। तो अब हमें क्या करना चाहिए दोस्तों, अगर इसके ऊपर एरर हमें रिमूव करना है? जी दोस्तों, अच्छा इस्फहान को मैंने आई थिंक नहीं किया, मैं इस्फहान को भी को होस्ट बना दूं। इस्फहान नहीं आज, ठीक है। इखलास क्या करना चाहिए? सर ट्राई कैच लगा लें? नहीं, ट्राई कैच क्यों लगाएंगे, हमें तो राइट करवाना एक है। मिनट सर, एक मिनट, मैं असल में था नहीं, देख लेता हूँ दोबारा। चलो कोई नहीं। अच्छा, तो हमें इसके अंदर राइट करवाना है, तो हमारे पास फाइल के एक्सेस मॉडिफायर हैं जो सेकंड पैरामीटर के तौर पे आप पास कर सकते हैं। तो हमारे पास जो सेकंड पैरामीटर है वो है R+, या मैं सिर्फ W कर दूं। तो अच्छा, अगर मैं W करता हूं तो क्या है, तो W जब मैं करता हूं, W का मतलब है दोस्तों, इसी को मैं कॉपी कर रहा हूं और यहाँ पे आके करता हूं पेस्ट। अच्छा, अब अगर मैं करता हूं W का मतलब है राइट ओनली, और जब मैं ये कोड चलाऊंगा तो पहली लाइन में एरर आ जाएगा कि आप इसको रीड नहीं कर सकते। तो ये भी प्रॉब्लम पता चल गई कि नॉट रीडेबल। तो इसका क्या हाल है? तो भाई, अगर आपको रीड या राइट करवाना है तो फिर दूसरा ऑपरेशन अभी ना करवाओ, तो मैं एक ऑपरेशन वन टाइम में करवा सकता हूँ। हमने कहा ABC1 फाइल को खोलना और उसके अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद लिखते हैं। अब प्रॉब्लम क्या होगी वो हम देखते हैं, पहले हम चेक भी कर लेते हैं। देखें, ABC1 के अंदर 5 लाइनें, और जैसे ही मैं इसको बंद भी कर दूं ताकि रिफ्रेश हो खुले, जब मैं इस फाइल को, इस कोड को चलाता हूं कि उस फाइल के साथ कनेक्टिविटी बनाई जाए और उसके अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद लिख दिया जाए, कोड चल गया। और अब जब मैं ABC1 फाइल को खोलता हूं तो उसके अंदर तो सिर्फ पाकिस्तान जिंदाबाद आ गया। ये क्या मार रहा है? तो जब भी आप रीड ऑनली करते हैं तो आपका सारा का सारा टैक्स वो रिमूव करके और फिर आपका जो टैक्स होता है वो लिखता है। लेकिन आपके पास एक और चीज होती है, वो हम देखते हैं क्या है। ओके, मैं इसी कोड से, अच्छा एक चीज नोट करिएगा, जब भी आप कोई चीज लिखवाते हैं ना दोस्तों, रूल क्या होता है, आप कनेक्टिविटी जैसे किसी फाइल के साथ बनाते हैं, आपका कर्सर खुलते ही फाइल इस पोजीशन पे होता है, तो आप इसकी पोजीशन वगैरह जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो मैं एक काम करता हूं, मैं दोनों पावर के साथ, रीड और राइट पावर के साथ इसको ओपन करूंगा, और फिर हम दोनों काम करवाना चाह रहे हैं कि सबसे पहले आप रीड करो, ठीक है, या फिर आप पहले राइट करो और उसके बाद उसको दोबारा से रीड करो शुरू से। तो अब होगा क्या वो चेक कर, यहाँ पे आके मैं 5 लाइनें या जो भी लिखा हुआ पाकिस्तान जिंदाबाद, ठीक है, कोई मसला नहीं, मैं इसी कोड को करता हूँ कॉपी पेस्ट और यहाँ कर देता हूँ R+। तो दोनों पावर मेरे पास आ गई कि आप रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। अब इससे होगा क्या, अब अगर मैं यहाँ पे आता हूं प्रिंट फाइल डॉट राइट, सॉरी रीड, तो आपके पास ये वाला एक्सेस भी मौजूद है। अच्छा, जब आप फाइल को रीड करने लगते हो ना दोस्तों, तो आपका जो कर्सर है ना वो खुद ब खुद यहाँ पे चले जाएगा। जब आप इसको पढ़ना शुरू करते हो तो पहले लेटर से पढ़ते हो और यहाँ तक आ गए, आपका कर्सर इस पोजीशन पे मौजूद है, ठीक है। इस पोजीशन पे आने के बाद मैं कहता हूं पाकिस्तान जिंदाबाद के बाद आप लिख दो वी लव आवर कंट्री, ठीक है। अच्छा,
फिर उसके बाद क्या होगा वो हम देखते हैं। अच्छा, पाकिस्तान जिंदाबाद इसने सिर्फ रीड किया, क्यों? क्योंकि उसकी वजह थी कि भाई पाकिस्तान जिंदाबाद सबसे पहले लिखा वही था, आपका कर्सर एंड पे आएगा, उसके बाद उसने उसके अंदर दूसरा सेंटेंस लिखा है। अगर मैं इसके अंदर आता हूं ABC1 के अंदर, तो आप देख रहे हैं पाकिस्तान जिंदाबाद के बाद वी लव आवर कंट्री यहाँ पे लिख दिया, लेकिन उसने उसको रीड नहीं कर पाया। तो हम क्या चाह रहे हैं? हम ये चाह रहे हैं कि कोई भी मैसेज लिखा जाए और मैसेज लिखने के बाद पूरे कोड को लिखा आप पढ़ें। तो उसके लिए लॉजिक हम क्या करेंगे? तो दोस्तों अभी उसके अंदर दो लाइनें लिखी हैं, वी लव आवर कंट्री, पाकिस्तान जिंदाबाद, वी लव आवर कंट्री। ठीक है, मैं रीड वाला जो पोर्शन है, अगर मैं इसको नीचे लगाता हूं, अच्छा मैं उस कोड को जो अभी मैंने लिखा है उसको मिटा दूं ताकि उसी मैसेज के ऊपर हम बार बार चलते हैं। तो हमने वी लव आवर कंट्री मिटा दिया, इट्स मीन वही पाकिस्तान जिंदाबाद उसके अंदर लिखा हुआ है। कंट्रोल S कर दिया, यहाँ पे हम आते हैं। अच्छा तो अब पाकिस्तान जिंदाबाद लिखा हुआ है, ये मैसेज जब उसको कनेक्टिविटी करेगा तो लिख देगा वी लव आवर कंट्री। वी लव आवर कंट्री लिखने के बाद आपने करना क्या है? आपने ये करना है, देखो ओके, आपने ये करना है कि पूरे डेटा को रीड करना है। अब मैं अगर यहाँ पे रीड करवाता हूँ फाइल डॉट रीड, प्रॉब्लम देखते हैं क्या आती है। प्रॉब्लम आएगी लास्ट में, मैं यहाँ पे कोड चलाऊंगा, कुछ भी नहीं प्रिंट हो रहा। अब ये क्या सीन है? तो हमें लॉजिक को समझना होगा कि जब आप फाइलें पढ़ते हो, आपका कर्सर, इसको मैं बंद करके दोबारा खोलता हूँ, text1, इसमें क्यों नहीं आया भाई वी लव आवर कंट्री ABC1 राइट के साथ है, ओके कंट्रोल S, इस कोड को मैं दोबारा चलाता हूँ, ठीक है TXT1। अच्छा वी लव आवर कंट्री आ गया, पाकिस्तान जिंदाबाद ही गायब हो गया। ओके, अब ये प्रॉब्लम क्या हो रही है वो हमें थोड़ा सा समझना है। इस पे आते हैं, फिर मैं मिटाता हूँ इसको, यहाँ पे लिखता सर हूँ इसमें अपेंड पाकिस्तान। काम नहीं करेगा? वो करता है, अभी वहां पे आ रहे हैं, लेकिन इसको जरा हम समझना चाह रहे हैं हो क्या है। अच्छा अच्छा ठीक। ठीक है, अच्छा जब आप फाइल को रीड या उसके ऊपर खोलते हैं ना, आपकी कर्सर की पोजीशन जो होती है ना वो लाइक जीरो इंडेक्स पे होती है। तो इस वजह से जब मैं यहाँ पे इसको रीड करवाता हूँ फाइल डॉट रीड, तो फाइल डॉट रीड की वजह से आपका जो कर्सर है ना वो एंड पे चले जाता है। कर्सर से क्या मुराद है? जब मैं इसको पढ़ता हूँ ना पाकिस्तान जिंदाबाद, तो इसको पढ़ता है, आपका कर्सर आगे मूव होता रहता है, एक एक करेक्टर उठा के वहां पे डिस्प्ले कर देता है, तो पाकिस्तान जिंदाबाद वहां पे लिखा हुआ आ जाता है। और कर्सर की पोजीशन लास्ट में होती है, याद रखिएगा। फिर उसके बाद हम कहते हैं वी लव आवर कंट्री लिख दो, तो जब मैं ये कोड चलाऊंगा तो वी लव आवर कंट्री लिख देगा। अच्छा नेक्स्ट वाला जो है ना आफ्टर वाला, जब मैं उसको लिखवाऊंगा उसके अंदर खाली आए। ये जो लास्ट वाला है इसको मैं लिख भी दूं, आफ्टर वाला, इसके बाद ये ब्लैंक आया, तो ये ब्लैंक आने की वजह क्या है? ठीक है, क्योंकि आपने जब यहाँ पे लिखवाया वी लव आवर कंट्री, तो आपका कर्सर यहाँ पे आ गया, और जैसे ही आप रीड या रीड लाइंस कहते हैं ना, कर्सर जहां से होता है उससे आगे की चीजें रीड करता है, तो इसके आगे तो कुछ है ही नहीं। अगर यहाँ होता तो इससे आगे ये होता, यहाँ होता कर्सर तो यहाँ होता, तो आपका इसके आगे कुछ मिलता ही नहीं। तो हमें क्या करना होगा, अपने कर्सर की पोजीशन दोबारा से वापसी लाना होगी जीरो पोजीशन पे। तो हमारे पास एक दोस्तों फंक्शन होता है, अच्छा मैंने वहां से उसको मिटा दिया, फिर अभी वही मैसेज है पाकिस्तान जिंदाबाद, ताकि एक ही मैसेज हो हमारे पास। अब मैं इसको करता हूँ कॉपी, और ये जो आफ्टर वाला है ना दोस्तों, इससे पहले फाइल डॉट सी, और आप यहाँ पे इंडेक्स नंबर बता सकते हो जहां पे अपना कर्सर लाना चाहते। तो जैसे मैं सेक 0 करता हूं, इसका मतलब है आपके कर्सर की पोजीशन कहीं पे भी थी वो यहाँ पे आ जाएगी P से पहले, जीरो इंडेक्स पे। तो जब मैं इसको अब दोबारा रीड करूंगा तो अब कंप्लीट रीड राइट दोनों ऑपरेशन एक साथ परफॉर्म हो, ठीक है, क्योंकि ये आपके पास आ गया। आफ्टर वाला मैसेज तो आपने खुद ही लिखा हुआ है, और बाकी जो है वी लव आवर कंट्री वो आगे प्रिंट हो रहा है। तो हमें ये चीज आ गया कि यार रीड राइट जो ऑपरेशन है वो हम एक साथ परफॉर्म करवा सकते हैं। अच्छा इसका पूरा टेबल है, वो टेबल यार मुझे क्यों नहीं मिला, जिसके अंदर 3 कॉलम्स बने हुए होते हैं। 1 मिनट कहीं यहाँ मुझे दिख जाए, ये रहा।
ओपन इन न्यू टैब, तो काबिल ही नहीं है इसकी रेजोल्यूशन। कौन सी वेबसाइट पे, उस वेबसाइट पे आ जाता है। अब ये जो चीजें है ना, ये हमें पता होना चाहिए कि यार ये करती क्या है। इनकी नीचे जिसे आप रीड करते हैं ना दोस्तों, तो रीड आप जैसे ही करते हैं, आपकी सबसे पहले क्या करता है, ओपन अ कंटेंट्स ऑफ अ फाइल फॉर रीडिंग इनटू फाइल इंटरफेस अलाउइंग क्लाइंट टू, इससे सिर्फ वीडियो होती है ना। डब्लू के जरिए जब भी हम करते हैं तो इसमें क्या होता है, अगर फाइल मौजूद नहीं है, चलो ऑपरेशन करके देखते हैं, पता चलता रहेगा। ठीक है, मेरे पास एक फाइल है, उसको मैं मॉड अब सिर्फ चेंज करूंगा। सबसे पहले हमारे पास मॉड था आर। आर मॉड पे अगर कोई फाइल मौजूद नहीं है, ठीक है, तो क्या करेगा, तो मैं जैसे ही कहता हूँ रीड करो, तो ये मुझे एरर दे देगा कि भाई ये फाइल मौजूद नहीं है। जब मौजूद नहीं है तो आप रीड कैसे करोगे, रीड आप कभी यानी जब भी कर सकते हो जब कुछ लिखा जाएगा। इसी तरह मॉड अब चेंज किया जाता है। मॉड हम चेंज करते हैं, और चेंज करने के बाद में कर देता हूँ डब्लू। डब्लू मोड से अगर कोई फाइल मौजूद नहीं है, तो वो भी क्या कह रहा है, अच्छा ये वो फाइल क्रिएट कर देगा। ठीक है, ये तो क्योंकि रीड करवाए हुई था, ये इसका काम ही नहीं था। तो मैं अगर यहाँ पे आके कहता हूँ फाइल डॉट राइट पाकिस्तान, ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एबीसी के नाम की फाइल यहाँ पे बन गई। तो डब्लू मोड से ये फायदा होता है, अगर फाइल मौजूद है तो उसको ओवरराइट कर देगा, और अगर आपकी फाइल मौजूद नहीं होती तो वो उसको बना देता है। तो डब्लू मोड क्या करता है, अच्छा, और अगर मौजूद नहीं होती, तो ये डब्लू मोड है। अपेंड मोड भी यही काम करता है, अगर फाइल मौजूद नहीं है, ए से मतलब होता है अपेंड। अच्छा, अपेंड का क्या काम, ऊपर वाला जो कोड था वो ओवरराइट करता है, पुराने सारे डेटा को रिमूव कर देता है, और आप जो नया टैक्स लिखते हैं सिर्फ वही रह जाता है। इसको एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं। टैक्स नंबर 2 के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद और मुख्तलिफ टैक्स लिखा हुआ, ठीक है, कंट्रोल एस। अब मैं इसको राइट मोड से जब मैंने इसको खोला और मैंने कहा पाकिस्तान जिंदाबाद, तो अब अगर मैं फाइल 2 को आके देखूं, सब उसने मिटा दिया और सिर्फ और सिर्फ कर दिया पाकिस्तान जिंदाबाद, जो कि बड़ा खतरनाक मोड है कि यार सारी चीजें रिमूव कर दो और सिर्फ ये लिया। अच्छा, इसी तरह मैं कहता हूँ फाइल नंबर 3, एक नई यानी नई फाइल बनाओ एबीसी, अपेंड मोड। तो अपेंड मोड करता है, अगर वो फाइल मौजूद नहीं है तो वो बना देगा। आप यहाँ पे देखें ABC3 के नाम की फाइल बन गई। और अब अगर इसके अंदर कोई भी टैक्स, आप इसको बार बार इस कोड को चलाएं, यानी इसमें आइट्रेशन से कोई फाइल आ रही है, कोई कोड आ रहे हैं, ठीक है, लाइन 2, ठीक है, तो अब मैं इसको जैसे ही चलाऊंगा, तो ये जो कोड है वहां पे जाके ऐड कर देगा एंड के अंदर, ठीक है। फिर दोबारा अगर मैं इसको कहता हूँ लाइन नंबर 3 और इस कोड को दोबारा चलाता हूँ, क्योंकि बैकस्लैश एन में यहाँ नहीं बता रहा, तो आप देख रहे हैं, तो लाइन नंबर 3 भी इसमें ऐड कर रहा है। इसका 4 5 6 7 जो भी आप करें, तो ये आपको पता चल गया है कि भाई ये करता क्या है, ABC3 या अपेंड का जो मॉड है वो काम क्या करता है। अच्छा, इसी तरह हमारे पास आई थिंक एक्स का भी, एक्स या टी है, चेक कर लेते हैं। अच्छा, ये एक्स का मॉड जो है, ये मैं कमेंट्स मिटा दूं वरना वो कमेंट्स आपको डिस्टर्ब करेंगे।
ओके, ये क्या करता है, अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं है तो क्रिएट कर देगा, पहली चीज, ये बुलेट इसके लिए सही है। दूसरी चीज क्या है कि आपकी ऐड कंटेंट, ठीक है, आखिर के अंदर आपकी कंटेंट को ऐड करता जाएगा जितनी दफा आप कोड चलाएं। एक्स का जो मोड है ना, अगर फाइल मौजूद नहीं है तो नई फाइल ये बनाएगा, ठीक है। और अगर फाइल मौजूद है, अब देखें ABC4 मौजूद नहीं थी, मैंने कोड चलाया तो उसके अंदर लाइन नंबर 3 आ गई, ठीक है। और अगर इसको मैं दोबारा चलाता हूं, कॉपी पेस्ट, अगर कोई चीज पहले से मौजूद है तो ये एरर जनरेट करेगा, ठीक है। तो ये सिर्फ इसलिए है कि ये हमेशा एक नई फाइल बनाए, कोई अगर पुरानी फाइल पहले से बनी हुई है तो हमें बता दें एरर जनरेट करके, और फिर हम इसकी हैंडलिंग करना तो जानते हैं। तो ये आपने एक सिस्टम बनाया हुआ, ये सिर्फ और सिर्फ नई फाइल जब बनाता है जब आपको जरूरत होती है। अच्छा, फिर हमारे पास मुख्तलिफ मोड हैं, ठीक है। जैसे कि आपने R+, आप इसको लाइक, ओके, R का मतलब तो आपको पता है, तो यहाँ पे RB। तो अब ये जो भी डेटा है उसको बाइनरी फॉर्मेट के अंदर, एक मिनट, राइट तो नहीं करेगा क्योंकि रीड मोड था, कंट्रोल वाई, ये 4 के लिए था। यहाँ पे हम आए थे, इसका भी मैं एरर रहना चाह रहा हूँ, कंट्रोल Z, एक्स के लिए था। अच्छा, इसी तरह मैं इसको करता हूँ कॉपी, और मॉड यहाँ पे चेंज किया जाता है। R का मतलब रीड, B का मतलब है बाइंड, प्लस का मतलब है सारे मोड। तो मल्टीपल आप यानी चीजें लगाते हुए, एक्सेस मॉडिफायर देते हुए काम करवा सकते हैं। तो आप इसको सिर्फ रीड कर सकते हो और बाइनरी मोड के अंदर ये ओपन होगा, ठीक है। तो आपका जो टैक्स है वो बाइनरी मोड के ऊपर ओपन हुआ है और उसको आप यहाँ पे रीड कर सकते हो। तो ये हमारे पास दोस्तों एक्सेस मॉडिफायर्स हैं जो कि हम मुख्तलिफ तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इसका कंप्लीट मेरे पास वो टेबल नहीं आ रहा है यार, वो टेबल मुझे मिल जाए। ये वाला टेबल नहीं है। कौन सी वेबसाइट है, दिख रही है? सर RB होता है, WB होता है आई थिंक, एक। हाँ, डब्ल्यू हमने देख लिया ना, राइट का, हाँ हमने आर भी हाँ, देख लिया, हमने डब्ल्यू भी RB देख हो लिया गया, है, WB भी होता हमने है ना, W+ भी देख लिया, आर मतलब राइट भी देख बाइनरी आई लिया, थिंक। इसी तरह RB है तो WB भी है। तो ये सारी चीज आपके पास सिर्फ मॉड हैं, एक्सेस मॉडिफायर्स हैं जो कि हम मुख्तलिफ जगहों पे इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, तो इसके ना मुख्तलिफ टेबल्स बने हुए होते हैं, वो टेबल अगर मुझे मिल जाए ना, वो बड़ा प्यारा टेबल था, 3 कॉलम उसमें बने हुए हैं जैसा भी वो तस्वीर में भी मैंने दिखाया है, और उसके अंदर पूरी की पूरी अलग है। यहाँ पे ये ये काम की चीज है ना, कॉपी, ये टेबल ही है, ये रेफरेंस हम ले लेते हैं। और अच्छा, हम लोग तो चैंपियन है ना यार पांडास के, इंपोर्ट पांडास SPD DF, इसकी डेटा टाइप भी बतानी है तो हम कहते हैं PD.DataFrame, और यहाँ पे आप कहते हो PD.read HTML। ये आपके पास लिंक है। अच्छा, जो भी उसका यानी टेबल होगा वो हम देख लेते हैं भाई, क्या है DF। नहीं, क्योंकि वो डायनामिक HTML है तो इसलिए उसको एक्सेस यहाँ पे नहीं दे रहा, फिर स्क्रैपी और ब्यूटीफुल सॉफ्ट से ही ये काम होगा। चलें खैर, इसको अगर मैं यहाँ पे आऊँ, इंस्पेक्ट एलिमेंट, कॉपी करके ले आओ ना। कॉपी कर लें सर। हाँ, नहीं नहीं, कुछ भी कॉपी करो या वो कर लो, स्क्रीन कैप्चर कर। ये स्क्रीनशॉट लेके। मैं इसको चाह रहा हूँ, एक मिनट सर, टेबल बॉडी, अच्छा पूरा आ नहीं रहा ना, कंट्रोल U करके
HTML में भी हम कन्वर्ट कर लेते हैं उसको डायरेक्ट डबल कोट के अंदर पास करके। ओके, खैर, तो यहाँ से मैं आता हूँ, इसको हम ले लेते हैं, या उसकी HTML अगर हमें मिल जाती है तो कंट्रोल यू करके सोर्स, व्यू सोर्स, और उसका नाम क्या है वो से मैं सर्च कर लेता हूँ। अच्छी सारी चीजें आपको ना, यानी आप अच्छी से अच्छी डॉक्यूमेंटेशन कर सकें, ये आपके बहुत काम आती है। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ, पूरा पूरा HTML बॉडी, क्योंकि आप तो माशाल्लाह वेब डेवलपमेंट और इसके चैंपियंस हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको आना चाहिए। अच्छा, मैंने कुछ नहीं किया, मैं यहाँ पे आता हूँ, सेल की जो टाइप है यहाँ पे ये HTML भी दे रहा है, तो चेक करते हैं ना यार, HTML जब दे रहा है तो इसको इस्तेमाल तो करें। मार्कडाउन, तो HTML पे तो ये नहीं चला। ओके, फिर उसके बाद मैं कहता हूँ मार्कडाउन पे भी HTML तो चलती है। अब देखते हैं, ठीक है, ये जुगाड़ होना चाहिए ताकि फॉर्मेटिंग आपकी अच्छी हो। तो फाइल अगर आर मोड के साथ खोली जाती है, रीड, तो इसका मतलब है आप रीड कर सकते हो, रीड प्लस, ओके, रीड के ऊपर अगर आर होता है खाली, तो आप उस फाइल को रीड कर सकते हो, ठीक है। सिर्फ ये आपके पास एक्सेस है, और आपका जो पॉइंटर है, जैसे आप उस फाइल को रीड करते हो, इसका क्या मतलब है, मैं इस फाइल को ओपन करता हूँ रीड मोड पे, तो जैसे रीड मोड पे होगा, हमारा जो पॉइंटर है ना वो कर्सर इस जगह पे होगा, और फिर इससे आगे वो पढ़ना स्टार्ट कर देगा। तो पहला मोड हमें पता चला कि रीड मोड क्या है। इसके बाद आर प्लस कर दूं तो मेरे पास देखेंगे पावर एक और बढ़ गई। क्या पावर पड़ी है कि पॉइंटर तो मेरा शुरू में ही है, लेकिन मैं उसके ऊपर राइट भी कर सकता हूं। इसी तरह और आगे बढ़ते, डब्लू, सिर्फ डब्लू होता है तो आप फाइल राइट कर सकते हैं, अगर फाइल मौजूद नहीं है तो वो क्रिएट हो जाती है। और यहाँ पे कवर क्या है, अवर राइट कुछ होगा ये, कवर को इन्होंने कुछ डिफाइन किया है, अवर राइट या कुछ ऐसा ही होना है, सोचा है ये। ओके, इसको हम थोड़ा स्किप करते हैं, आगे चलते हैं, इसको आप लोग देखिएगा। तो यहाँ पे डब्लू और आर, अवर राइट का ही है कुछ कि राइट कर सकते हैं, और आर प्लस के मतलब है कि आप उसको रीड राइट भी, डब्लू प्लस का मतलब भी आप उसको क्या कर सकते हैं, ये देखना पड़ेगा। अच्छा, फिर उसके बाद अगर आप देखें अपेंड मोड होता है, तो आप फाइल को राइट भी कर सकते हैं, क्रिएट भी कर सकते हैं, और जो भी चीज आप ऐड करेंगे वो एंड के अंदर ऐड होती जाती है। आप ए प्लस कर दें, रीड राइट क्रिएट। इसी तरह आपके पॉइंटर की पोजीशन, जब भी आप फाइल रीड करते हैं तो स्टार्टिंग के अंदर पोजीशन जो होती है आर, आर प्लस, डब्ल्यू, डब्ल्यू प्लस पे होती है। इसी तरह जब आप अपेंड करते हो ना, अपेंड करते ही फाइल के ऊपर हमारे पास, मैं कहता हूँ अपेंड, तो हमारे कर्सर की पोजीशन इस जगह होगी। बाकी जितने भी मोड थे उन तमाम मोड के अंदर कर्सर की पोजीशन, जब भी कनेक्टिविटी होती है तो कर्सर की पोजीशन बिल्कुल स्टार्ट में होती है, लेकिन अपेंड के अंदर वाहिद आपके पास ऐसा है कि आपके कर्सर की पोजीशन लास्ट में होती है। तो ये हमारे पास मोड है जो कि हम इस्तेमाल करते हैं एक्सेस मॉडिफायर के तौर के ऊपर, ठीक है। अच्छा, अब सवाल ये है दोस्तों, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ यही फाइलें थोड़ी हैं, हमारे पास तो मुख्तलिफ फाइल्स होती हैं। अब वो मुख्तलिफ फाइल्स कौन कौन सी होती हैं, ठीक है, हमारे पास इमेज है, हमारे पास लाइक और क्या क्या होता है, टेक्स्ट होता है, CSV फाइल होती है, तो हमें तो उन तमाम फाइल्स को रीड करना होता है। तो अब हम कोशिश करेंगे दोस्तों कि चंद एक फाइल्स को, यानी मैक्सिमम अभी जितना हमारे पास टाइम है, दूसरे किस्म की टाइप के डेटा को भी हम यहाँ पे रीड करने की कोशिश करें, ठीक है। तो वो हम कैसे करेंगे वो आज की क्लास का हम पार्ट रखेंगे। अच्छा, यहाँ तक किसी का कोई सवाल? जी, फिर हम आगे चलेंगे। इखलास देखें, रैंडमली कोई हैंड रेज कर रहा है तो उनसे कोई क्वेश्चन ले लें, फिर हम आगे चलते हैं। अगर अब्दुल वहाब, ये अब्दुल वहाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आवाज आ रही अस्सलाम। है? सर ये मैं बहुत अच्छे माशाल्लाह क्लास चल रही है। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा था कि आप दूसरी क्लासेस का बता रहे हैं तो एक एग्जांपल PDF का भी बता दीजिएगा कि वो भी डुएबल है। हाँ हाँ, लैंग चैन ने तो जिंदगी आसान कर दी ना आपकी। तो अभी क्लास में हम ऐसी कोई छोटी सी एग्जांपल देख सकते हैं? देख लेते हैं, कोई मसला नहीं। थैंक यू, थैंक यू।
ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास ये चीजें तो हो गई, हम पीडीएफ हो गई, हमारे पास लाइक इमेज हो गई। तो सबसे पहले ना इमेज से हम स्टार्ट करते हैं और फिर आगे हम बढ़ते जाते हैं। अच्छा, अब कुछ पैकेजेस वगैरह इंपोर्ट करना हम सीखेंगे, ठीक है। तो ये एक्सेस मॉडिफायर के बाद हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ से हम रीड सम, ठीक है। अच्छा, अब वो मुख्तलिफ हो सकती हैं, इमेज है, CSV है, ठीक है। लाइव कैमरे से भी हम इनपुट ले सकते हैं। अच्छा, और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, खैर। तो ये हमारे पास हो गई। लाइव कैमरे के ऊपर जाना, चले खैर, ये चीजें हमारे पास हो गई। तो हम थोड़ा सा इसी से स्टार्ट लेते हैं। अब देखो, हर चीज के लिए ना पैकेज बनाए। हमारे पास टैबुलर डेटा जितना भी है, चाहे वो HTML के टेबल्स हो या हमारे पास मार्कडाउन हो, तो HTML वगैरह मीन्स हमारे पास पांडास जो है ना, वो बहुत पावरफुल टूल है जो कि इस तरह के इस किस्म के हर टैबुलर डेटा को हैंडल कर सकता है। तो हम सबसे पहले एक CSV फाइल ही बना लेते हैं दोस्तों। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, एक CSV फाइल यहाँ बना लेते हैं। तो बनाना क्या मुश्किल है, मैं यहीं पे राइट क्लिक या न्यू फाइल, और हमने कहा data.csv। आपके पास आपने कहा ID है, नेम है और एजुकेशन। आपने कहा ID नंबर 1, सर एजुकेशन मास्टर। ID नंबर 2, ID नंबर 3। अच्छा, अब ये हमने डेटा लिया। अब ये CSV फाइल है, इसी तरह एक्सेल फाइल हो सकती है, टैबलेट डेटा, ओरेकल एसक्यूएल का पूरी यानी कनेक्टिविटी भी हो सकती है। तो इतना ज्यादा अभी हम नहीं जा रहे। तो इस फाइल को मुझे यहाँ पे रीड करना है। ये क्या हो रहा है, ओके। इस फाइल को बंद करते वक्त, ओके, वो सेव हो गई है। क्या हुआ, ओके ओके। तो हम क्या करते हैं, टैबलेट डेटा रीड करने के लिए इंपोर्ट पांडास एस पी, ठीक है। और यहाँ पे आपने कहा लाइक डेटा फ्रेम होगा, DF शॉर्ट नेम, वेरिएबल का नाम, और उसकी डेटा टाइप डिफाइन करनी है। तो हमारे पास डेटा टाइप की क्लास भी हमें पता है, pd.read CSV, और उसका पाथ यहाँ पे दिया जा सकता है। तो पाथ बड़े इंपॉर्टेंट है, खैर इंटेलिजेंस इसकी आ रही होती है। तो यहाँ से आपने कहा CSV, और अब मैं अगर इसको कहता हूँ DF, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा पूरा टैबलेट डेटा जो एंट्री वहाँ पे की है वो यहाँ पे एक्सेसिबल। अच्छा, फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इसी तरह एक्सेल फाइल भी हो सकती है। तो कोई एक्सेल फाइल भी उठा के हम उसको सिंपली यहाँ पे सेव कर सकते हैं। तो वो भी कोई मुश्किल काम नहीं है। उसके लिए भी आप एक एक्सेल की फाइल यहाँ पे बना लें। हमने कहा ID, नेम, और यहाँ पे आपने कर दिया एजुकेशन 1, और यहाँ पे आपने कहा मास्टर। ठीक है, एक और हम डेटा डाल देते हैं। तो यहाँ पे भी आपने कर दिया लाइक, ये आपके पास डेटा है, डेटा का नाम कुछ भी रख दें। ओके, इस फाइल को हम डाउनलोड कर लेते हैं, CSV। वहाँ पर जो भी क्लासेस हैं वहाँ पे हम आते हैं, डेस्कटॉप, PIC, पाइथन, क्रैश कोर्स, क्लास नंबर 12, और यहाँ पे डायरेक्टली डेटा में सेव करवा देता हूँ। अब यहाँ पे आके इसको भी आप रीड करवा लें, सेम यही कोड होगा, सिर्फ फंक्शन का नाम जो है वो चेंज हो जाएगा। तो रीड CSV है, रीड एक्सेल है। अच्छा, इंटेलिजेंस रीड अंडरस्कोर जब आप लगाएंगे तो पूरी पूरी इंटेलिजेंस हमारे पास आ जाती है। डेटा डॉट, अच्छा, फाइल का नाम क्या रखा था मैंने, डेमो।
तो डेमो फाइल जो है यहाँ पे वो रीड हो गई। कौन सा मॉड्यूल नहीं मिला इसको? ओके, पांडास की डिपेंडेंसी है ओपन एक्सेल या पाई एक्सेल, तो इसको भी हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। पिप इंस्टॉल दिस। इसको डिलीट कर देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। अब मैं इस कोड को चलाता हूँ। तो आपने एक्सेल फाइल भी रीड कर ली। अच्छा, अब क्या चाह रहे हैं हम दोस्तों? हम यहाँ पे कोई इमेज रीड करवाते हैं, तो इमेज को कैसे रीड कर सकते हैं वो भी हम देख सकते हैं। ओके, अच्छा, पांडास ने पीडी डॉट रीड पीडीएफ दिया अभी तक? नहीं, अभी इसने पीडीएफ मुतारिफ नहीं करवाया। लैंगचैन ने मुतारिफ करवा दिया, तो लैंगचैन से भी हम कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैटप्लॉटलिब विजुअलाइजेशन के लिए है, और इसी तरह इमेज को रीड करने के लिए हमारे पास इमेज का ही पैकेज है मैटप्लॉटलिब में। तो ये पैकेजेस आगे जाके हमें इस्तेमाल करने। इंपोर्ट के बाद अब ये जो सिस्टम है ना कि हम कैसे इंपोर्ट करते हैं, ये फाइल्स वगैरह बना के ही इंपोर्ट किया जा रहा होता है। तो हम पैकेज बनाना भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बाद सीखेंगे और उसे हम पब्लिक भी करेंगे। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, हमने कहा मैटप्लॉटलिब के अंदर पाईप्लॉट, उसका निक नेम रख दिया PLT, ठीक है। इसी तरह इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब, उसके अंदर इमेज का एक पैकेज है, उसका शॉर्ट नेम MP, यानी मैटप्लॉट इमेज IMG, इसका शॉर्ट नेम रख दिया। अच्छा, मैं अगर इसको चलाता हूँ तो शायद एरर आ, उस एरर आने की वजह क्या है दोस्तों? ये पैकेज मेरे पास इंस्टॉल नहीं है क्योंकि मैं बेस एनवायरनमेंट पे काम नहीं कर रहा। तो पिप इंस्टॉल दिस, ये पैकेज भी हमारे पास इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, जो इंस्टॉलेशन करिए इस वाले सेल को हम डिलीट कर देते हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। इसी सेल का डिलीट का सेल का है ये, दिस, ये याद है डिलीट। ओके, अब मैं कोड चलाऊंगा, एरर खत्म होगा। अच्छा, तो अब क्या हुआ दोस्तों, मुझे कोई इमेज चाहिए, तो मैं कोई भी एक इमेज यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। पाकिस्तान, ठीक है। इस तस्वीर को हम करते हैं सेव एज इमेज। लोकेशन हम बता देते हैं दिस, ठीक है, ABC या IMG1। अच्छा, एक्सटेंशन क्या है? ये JPEG का है, ठीक है, कोई मसला नहीं। अब यहाँ पे हम आते हैं, हम यहाँ पे कहते हैं सबसे पहले इमेज एक वेरिएबल बनाओ। अब इसके ऑब्जेक्ट टाइप वगैरह वो हम देख लेंगे कि क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं MP मैटप्लॉट IMG, उसके अंदर IM रीड का एक फंक्शन है, यानी IM रीड का मतलब है इमेज रीड, और उसके बाद फाइल का नाम। तो हमने फाइल का नाम रखा है IMG JPEG। उसके अंदर ये बाइनरी के अंदर आ गया होगा, लेट्स सी किस में आया है। लेकिन अब ये डिस्प्ले नहीं होगा, नमपाई एरे। हमने पढ़ा कि कंप्यूटर की दुनिया में जो भी डेटा होता है वो नंबर होते हैं, RGB, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। ये तो नमपाई एरे बन के आया है। हम इसको विजुअलाइज करवाना चाह रहे हैं, तो फिर हम इसको विजुअलाइज करवाएंगे यहीं पे। अच्छा, आपको पता होना चाहिए कि रीड करता है तो ये नमपाई एरे बना दो। अब मैं इसको PLT डॉट प्लॉट के जरिए डिस्प्ले करवा सकता हूँ। अच्छा, तो आप चाहें तो यहाँ पे इमेज को, क्या हुआ, हाँ, इसमें कुछ पैरामीटर, ओके, PLT डॉट शो का फंक्शन है। प्लॉट तो आपकी लाइन प्लॉट के लिए होता है ना। अच्छा, तो अब क्या हो रहा है, IMG प्लॉट, इसमें मैं कोई वैल्यू है, ठीक है। तो हमने कहा ओके, IM शो का फंक्शन है, ये ग्राफ के लिए होता है IM शो। असल में फंक्शन इतने सारे हैं ना, तो वो सारे के सारे आपको लगते हैं कि ये इससे रिलेटेड हैं। दोस्तों, मैं आप लोग के साथ कनेक्ट हूँ? बिल्कुल। ओके, क्योंकि वो पता नहीं चलता, मैंने पता चला डिस्कनेक्ट हुए हैं और मैं बोले यार।
अच्छा, तो हमारे पास पहला पैकेज ये है, आप इससे इमेज रीड कर सकते हैं। इसी तरह आप पीडीएफ रीड करना चाह रहे हैं तो वो भी आप करवा सकते हैं। मैं कहता हूँ यहाँ पे आके ना क्या जरूरत है इतनी मेहनत करने। हमने कहा रीड पीडीएफ फाइल विद पाइथन स्टैटिक टाइप और अच्छा, उसके जितने भी पेजेस होंगे असल में देखो, उसने बाइनरी मोड के अंदर जैसे हम फाइल को रीड करते हैं ना, बाइनरी मोड के ऊपर उसने खोला और वो जो बाइनरी उसका डेटा है वो आपके पास पाई PDF2 का जो पैकेज है उसमें पास किया जाता है और फिर वो उसको कन्वर्ट करता है। तो बाइनरी का मतलब होता है बाइनरी कोड है, और बाइनरी कोड आप किसी भी यानी ऑब्जेक्ट को देंगे वो अपने मुताबिक उसको हैंडल कर सकता है। तो ये कोड इन्होंने लिख के दिया है। तो सबसे पहले तो हमें चाहिए पीडीएफ। तो भाई पीडीएफ हम यहाँ पे कोई भी हम ले लेते हैं ना, लाइक कौन सी लें। अच्छा, हम यहाँ पे काम करते हैं गूगल ड्राइव पे खुद ही बना लेते हैं ना, drive.google क्रिएट न्यू फोल्डर, वर्ड की फाइल हम बनाते हैं, ब्लैंक डॉक्यूमेंट, शेयर की बाद में बात करेंगे। ठीक है, पाकिस्तान जिंदाबाद, कंट्रोल इंटर, पेज ब्रेक, वी लव आवर कंट्री, PIAIC। ठीक है, 3 पेज मैंने लिखे, 3 पेज के ऊपर अलग अलग डेटा है। हमने कहा माय PDF। अच्छा, इसको हम करवाते हैं डाउनलोड एज अ PDF। तो माय PDF फाइल .pdf के नाम से आ जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पे हम आते हैं अच्छा, फंक्शन तो आपको आ गए ना, तो इसको मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैं फंक्शन से बाहर निकाल के क्यों कर दूं? तो ये जिंदगी हम आसान करते हैं अपनी। यहाँ पे हम आए, सबसे पहले तो ये पैकेज हमारे पास होगा ही नहीं। देखें, इंटेलिजेंस हमें बता रही है। तो ये पैकेज हमें इंस्टॉल करना है, कोई मुश्किल ही नहीं है। यहाँ पे आप आए, पिप इंस्टॉल दिस। ठीक है, इंस्टॉलेशन। अच्छा, मैं भी कुछ और भी यानी आपको चीजें रिक्वायर्ड हो तो उसके मुताबिक जब हम कोड चलाएंगे एरर्स आएंगे उसके मुताबिक सॉल्व होते जाएंगे। अब इन्होंने क्या दिया कि भाई सीधा सीधा आपके पास PDF रीडर है, उसके अंदर आप ऑब्जेक्ट बना के जितने भी पेजेस हैं वो लिस्ट की सूरत में आपके पास आ जाएंगे। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ पेजेस। ठीक है, पेजेस अभी मैंने सिंपल वेरिएबल बना दिया, रीड दिस। अब क्योंकि वो लिस्ट आ रही है, लिस्ट के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट होंगे वो अलग कहानी के ऑब्जेक्ट की टाइप के आ रही है। अब हमारे पास फाइल का नाम क्या है, माई PDF दिस। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं पेजेस में क्या है। देख रहे हैं दोस्तों, पेज नंबर 1 का डेटा, पेज नंबर 2 का डेटा, पेज नंबर 3 का डेटा, तो जो भी पेजेस हैं उसने आपको लिस्ट की सूरत में रिटर्न कर दिया। तो क्वेश्चन आप पे क्लियर दोस्तों, PDF कैसे पढ़ते हैं? किसने किया था, क्या नाम है, क्लास? अच्छा, आगे जाके ना हमें बहुत एडवांस लेवल के अंदर ना ये सारी PDF रीड करना, एक्सेल रीड करना, टैक्स रीड करना, किसी भी किस्म का डेटा आ जाए आपने हार नहीं माननी। उसकी जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज हैं, जो भी एडवांस पैकेजेस हैं उस दौर के, उस डेटा को हैंडल करने के लिए एज अ डेटा साइंटिस्ट आपको उसके ऊपर शिफ्ट होना पड़ेगा ताकि आप उसको एफिशिएंट वे के अंदर काम कर सके। अब जैसे पांडास की बात करते हैं तो पांडास ओपन AI या पांडास AI। सर, ये पांडास AI आपने मेरे साथ आर्टिकल शेयर किए थे, तो थोड़ा हमें बता सकते हैं कि ये क्या चीज है और किस तरह आसानी पैदा कर रही है हमारे लिए? कासिम, आप मुझसे कह रहे हैं? जी जी सर, देख, पांडास AI पैकेज है जो अभी मैं आपने इससे शेयर। पांडा AI और इस सब पे शुरू करना, डिस्कशन शुरू करने से पहले देखिए,
मसला क्या है कि ये एक बहुत ही बड़ा रेवोल्यूशन है जनरेटिव एआई का। और इमेजिन करें आप जनरेटिव एआई को वेब3 के साथ जोड़ भी लें, फिर क्या पॉसिबल है। अच्छा, अब यानी रीड, राइट, जनरेट और ओन। तो मैंने, कासिम भाई ने, दानियाल भाई ने, जीशान भाई ने मिलके कंपनी बनाई है, जो हमारा पहली कंपनी थी उसको रिक्रिएट किया है, पेनाक्लाउड। हम क्या करेंगे, अभी तो मैं आपको तफसील नहीं बता रहा, अभी प्रीमेच्योर बात है, आपको सिर्फ जोश दिलाने के लिए कह रहा हूं कि हम तो ना सिर्फ कराची में बल्कि लाहौर में और इस्लामाबाद में भी और फैसलाबाद में भी इन कंपनियों के ऑफिस खोलेंगे। इसमें हम अपने पार्टनर्स बनाएंगे और हम इसको आगे लेके चलेंगे। मिसाल के तौर पे जैसे पांडाज है, पांडाज कुछ भी नहीं है, एक्सेल स्प्रेडशीट है। अब एक्सेल स्प्रेडशीट ने क्या किया, माइक्रोसॉफ्ट ने कहा यार हम पांडास को एक्सेल के अंदर डाल देते हैं। एज ऑफ नाउ डाल दिया, मगर ओपन सोर्स वाले तो बड़े तेज होते हैं ना, उन्होंने पांडास एआई बना दिया। पांडास एआई क्या करता है कि वो पांडास को लेके नंबर, देखें अभी आप टेक्स्ट है ना, ये जो सारी चीजें हैं चैट जीटीपी वगैरह, ये तो टेक्स्ट है या तस्वीरें या कुछ है। पांडास एआई वो चैट जीटीपी होगा नंबर्स का। इसी तरह सारी फील्ड्स में चीजें बन रही हैं और आप इसको लेके आगे चलेंगे। तो हम अभी नहीं, इंशाल्लाह मे भी अगली क्लास में या उससे अगली क्लास में मैं आपको पूरी डिस्क्रिप्शन भी दूंगा कि हम आप पेनाक्लाउड का कैसे पार्ट बन सकते हैं। मगर सिर्फ इतनी सी बात नोट करें कि हम उनके साथ काम करना पसंद करते हैं जो तन मन धन की बाजी लगाने को तैयार हों। जो हाफ हार्टेड काम करते हैं हम उनके साथ काम नहीं करते, कुछ कहते नहीं है उनको, मगर उनके साथ काम नहीं करते। क्योंकि आप देखें ना, मुझे और कासिम को, हमने अपनी पूरी जिंदगी कासिम लगाई हुई है ना जनरेटिव एआई पे। बिल्कुल सर। आप इस वक्त कुछ और कर रहे हैं? नहीं। आपने उस दिन कहा था मैं आजकल बाजार भी नहीं जा रहा। ऐसे ही मुझे भी बाजार जाए हुए पता नहीं क्या हो गया है। अगर आप अभी मेरे घर पे आए ना, ये सामने मेरा कबर्ड्स हैं, 4 कबर्ड मुझे लोगों ने प्रेजेंट देते रहे, मैं तो खुद तो खरीदता कम हूँ कपड़े, प्रेजेंट देते रहे, कुछ है 4 कबर्ड भरे हुए, मगर मेरे पास इतनी भी कभी फुर्सत नहीं हुई है कि मैं प्रेजेंट ही खोल के देख लूं और उनको ट्राई कर लूं। तो आपने मुझे देखा होगा मैं ज्यादातर एक ही कपड़े पहनते रहता हूँ जो सामने है, क्योंकि इतना देखने का भी टाइम नहीं है। कासिम भाई बता रहे थे कि उनके पास नान खरीदने का भी टाइम नहीं है, दुकान से जाके दही लेने या वो नान लेने, पता नहीं, याद नहीं आ रहा कि कब गए हैं लास्ट बार, टाइम ही नहीं है। तो जो लोग टोटल फोकस करते हैं ना, हम उनके साथ काम करेंगे इंशाल्लाह। कासिम भाई कितना क्या रह गया, आप अभी क्या पढ़ाना है, या हम क्लासेस अगले हफ्ते से शुरू करेंगे, अभी सॉरी अगले दिन कल से, या अभी कुछ रह गया है? सर एक लास्ट डेटा टाइप ना, लाइक आरडीओ के साथ ना थोड़ा सा बस इनको प्ले करवा देते हैं कि आरडीओ डेटा भी आप रीड कर सकते हैं। तो जी जी। आपकी टेक्स्ट भी हो गई, आपकी इमेज भी हो गई, आपके टैबलेट डेटा भी हो गया, सिर्फ ऑडियो डेटा रह गया है। तो वो भी थोड़ा सा डिस्प्ले, क्योंकि और आगे जाके कल आप कल से हम क्लास शुरू करेंगे। कल से हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्टार्ट कर देंगे, जी जी। ऐसा ही। ओके। तो अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो आरडीओ वाला जो डेटा है ना, वो मैं देखूँ कि यार मेरे पास है भी या नहीं। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, ओके, डाउनलोड्स के अंदर फाइल हैंडलिंग हम कर रहे हैं। ओके, फाइल्स हैं, अच्छा वीडियो वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इसको इतना ही हम रखेंगे। तो मैं ऑडियो डेटा आपको रीड करवा देता हूँ, वरना ओपन सीवी वगैरह से भी आप लोग ये सारे काम कर सकते हैं, लेकिन सारे पैकेजेस अभी करना फर्ज नहीं है। तो ये मैं फाइल कॉपी करता हूँ और हमारा वाला जो फोल्डर है क्लास 12, ओके, यहाँ से मैंने इसको किया कॉपी। कॉपी के बाद बैक पैक, ये हमारी क्लासेस क्लास, कंट्रोल वी, ओके।
अच्छा, अब हम क्या करते हैं, हम फाइल ऑडियो फाइल के ऊपर भी एनालिसिस की जाती है, इसके ऊपर भी बहुत सारे काम होते हैं। तो मैं इसको मैटप्लॉटलिब से विजुअलाइज ही सिंपल करवा ले, मेन काम है रीड करना। तो इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट pyplot एस plt, इसके ऊपर भी हमें विजुअलाइजेशन पे काम होता है। अच्छा, फिर उसके बाद हमें numpy की भी जरूरत है। इंपोर्ट numpy एज np, ये इनके स्टैंडर्ड नेम है, जो निक नेम हम रख रहे हैं। अच्छा, फिर इसके बाद इंपोर्ट, यहां से काम स्टार्ट हुआ है वेब। अब इस पैकेज को मैं जैसे करता हूँ, क्या बात है, इंस्टॉल हुआ वरना एरर दे देता। इंपोर्ट सिस्टम, तो ये पैकेजेस हमें चाहिए। अब करेंगे क्या, सबसे पहले मैं कोई भी जो भी आपकी फ्रिक्वेंसी आ रही है उसको हम इसमें किसी भी वेरिएबल में लोड करना चाह रहे हैं। हमने कहा फाइल, ऑडियो फाइल, वेब के अंदर हम आते हैं और यहाँ पे एक फंक्शन है ओपन। इसके अंदर वो जो भी आपकी फाइल है ऑडियो की, कौन सी वाली थी, यहाँ कॉपी पेस्ट हमने की है, ऑडियो, तो ये आपने फाइल यहाँ पे रीड कर। अच्छा, अब इसके अंदर बहुत सारे आपके फ्रेम्स हैं और करना क्या है, हमें इसके सिग्नल निकालने हैं। तो सिग्नल्स दिस ऑडियो फाइल डॉट रीड फ्रेम्स, रीड अपडेशन, इसमें कुछ ना कुछ हो गई है, ओके। उसके बाद आपने जो भी हमारे पास सिग्नल थे उसको हम अपडेट करते हैं, np डॉट फ्रॉम फ्रॉम स्ट्रिंग सिग्नल्स, और इसका हमें बताना पड़ेगा इंटीजर 16। अच्छा, अब ये सारी चीजें क्या हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ आएंगे, सिर्फ यहाँ पे दिखाना चाह रहा हूँ कि यार डेटा हम लोग रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने कहा फिगर, मल्टीप्लॉट वगैरह के लिए कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किए जाते थे। plt डॉट टाइटल, ये ग्राफ का टाइटल होगा। अब यहाँ पे हम ग्राफ को शो करवा, एंड 16 हमारे पास, ओके। अच्छा, सबसे पहले हम देते हैं इसको चैट जीपीटी को अपना कोड। काफी चेंजेस आ गई हैं, और उसके बाद उसको हम देते हैं एज इट इज वेर। ठीक है, numpy से उसने इंपोर्ट करना बताया, स्ट्रिंग के अंदर अवेलेबल नहीं। ठीक है, तो मैंने सिंपल कॉपी पेस्ट, क्या बात, चैट जीपीटी नहीं रहा होता तो हम क्या करते, ठीक है, वरना स्टैक ओवरफ्लो पे जाते, सर्च करते, और फिर जाके काफी सर्चिंग के बाद सिर्फ डेटा टाइप जो है वो numpy के एलियास से इंपोर्ट करके हमने यहाँ पे कॉल किया। अच्छा, तो कहने का मकसद ये है दोस्तों कि डायरेक्टली आपने इमेज, वीडियो, ऑडियो, टेक्स्ट फाइल, और इसी तरह आपकी टैबलेट डेटा, HTML आपने ऑलरेडी भी रीड की हुई थी, PDF भी आज आपने रीड करना देख ली। इट्स मीन कंप्यूटर की दुनिया में कोई भी फाइल है, उसकी कोई भी टाइप है, आप उसको रीड करवा सकते हैं। तो आपने इसके ऊपर यानी काम करना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत जरूरी है आगे जाके हम किसी भी यानी डेटा टाइप के साथ काम जब भी कर सकते हैं जब उसको कंप्यूटर में लोड कर सके।
ठीक है। तो नॉर्मली आप कहीं भी यानी फाइल हैंडलिंग सीखेंगे, वहां आपको सिर्फ टेक्स्ट फाइल की हैंडलिंग सिखाई जाती है। हमने इस क्लास के अंदर टेक्स्ट फाइल की हैंडलिंग के साथ साथ तमाम डेटा टाइप को भी देखा है। तो आज के लिए सर यानी इसको फिर यहीं हम कंक्लूड करते हैं, क्या कहते हैं आप? बिल्कुल। क्या कहते हैं, यहाँ कंक्लूड करते हैं और सब लोग क्या कहते हैं फोकस करें, समझें कि ये कितना बड़ा रेवोल्यूशन आ रहा है और कोशिश करें कि आप इसका पार्ट बन सकें। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह कल मुलाकात रहेगी इंशाल्लाह। अच्छा, मैं सर ये करता हूँ कि लाइव स्ट्रीमिंग रॉक के एक क्लास को हम दे देते हैं और इस्फहान अगर मौजूद है तो ये क्वेश्चन आंसर सेशन करते रहेंगे, तो हम अपनी स्ट्रीमिंग रोक देते हैं। ओके, थैंक यू। जज़ाकल्लाह, थैंक यू।